इमेजिन कीजिए कि आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है। आप अपनी आर्चरी क्लास जाते हो, घर आते हो, नहाने के बाद अपनी कॉमिक को रीड करने बैठते ही हो, पर मगर तभी आपको एक अनजानी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और आपके पास एक बॉल उड़ते हुए आती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं गॉड हूँ। ये सारा इंसिडेंस हमारे मेन कैरेक्टर माकुटो के साथ होता है, जहाँ पे माकुटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप गॉड हो, लेकिन तभी गॉड कहते हैं कि मैं सच में गॉड हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि हम तुम्हें अनदर वर्ल्ड भेज रहे हैं, सिग्नेचर करके कंसेंट कर लो कि तुम जाना चाहते हो। माकुटो कहता है पर मैंने हाँ कब बोल दिया, और वैसे मुझे अनदर वर्ल्ड क्यों जाना है। गॉड कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, पर मगर खैर अब मैं तुम्हें बता देता हूँ दरअसल बात क्या है। और हम देखते हैं जो गॉड होते हैं अपनी असली फॉर्म में आ चुके होते हैं। दरअसल उनका नाम सुकियोमी होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अनदर वर्ल्ड का एक हीरो बनाना चाहता हूँ। माकुटो उनका नाम सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वो कहता है कि क्या जापानीज माइथोलॉजी के 3 चिल्ड्रन में से एक सुकियोमी आप वही हो ना। सुकियोमी हाँ करते हैं। सुकियोमी माकुटो को बताते हैं दरअसल जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो दूसरे वर्ल्ड के हैं। माकुटो कहते हैं क्या इसी वजह से मेरे कोई रिलेटिव नहीं है। कि तुमने ठीक कहा, जब तुम्हारे पेरेंट्स अर्थ पे आए थे तो उन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो अपनी सबसे प्रीशियस चीज में से मुझे एक चीज दे देंगे। इसका मतलब ये है कि माकुटो वो तुम हो, अगर तुम मना करते हो तो मैं तुम्हारी दोनों बहनों के पास जाऊंगा, उनमें से एक को मदद का हाथ बढ़ाऊंगा। माकुटो कहते कि नहीं, मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ, मेरी बहनों के पास मत जाना। सुकियोमी मान चुके होते हैं और वो कहते कि जो तुम्हारी मांगा और सीरीज है मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम अनदर वर्ल्ड में जाने वाले हो, तुम्हारे इस वर्ल्ड से कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। माकुटो रो रहा होता है पर मैं उससे पता होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहता है जो ये लेटर है मेरे पेरेंट्स को जरूर दे देना। सुकियोमी मान चुकी होते हैं और वो माकुटो को जाने से पहले अपनी जितनी ताकत दे सकते थे उतनी ताकत दे देते हैं और वो उसे वार्न करते हैं जिस वर्ल्ड में तुम जाने वाले हो जो वहाँ की गॉडेस है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली है, तो थोड़ा संभल के रहना। जो माकुटो होता है वो कहता है कि ठीक है और वो काफी बड़ी स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक चमकदार रोशनी के बाद जो माकुटो होता है वहाँ पहुँच चुका था, जहाँ पे गॉडेस देखते हुए कहती है अरे यार शक्ल से तुम कितने बदसूरत हो, मुझे लगता है कि तुम उन्हीं के बेटे होंगे, पर मगर यकीन नहीं हो रहा है। जो बीस्ट और डीमन है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। गॉडेस कहने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पे बेफालतू के आ चुके हो, वैसे मुझे दूसरे हीरो मिल चुके हैं तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब तुम यहाँ पे समन हो ही चुके हो तो मुझे तुम्हें एक वर्ल्ड के कोने में फेंकना पड़ेगा। और वैसे ही मैं तुम्हें कोई पावर देना तो नहीं चाहती, पर मगर मुझे अब तुम्हें थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि वो उसे लैंग्वेज की एबिलिटी दे देती है। इसका मतलब ये है कि माकुटो ह्यूमन की लैंग्वेज को छोड़कर डीमन और बीस्ट सबकी लैंग्वेज समझ सकता है। और गॉडेस माकुटो के पैर के नीचे एक वर्ल्ड का रास्ता खोल देती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम इतनी ऊंचाई से गिर के बचोगे या नहीं, पर देखते हैं। और जो माकुटो होता है वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है वो चुड़ैल वो मुझे मार के रहेगी। पर मगर जो सुकियोमी होते हैं वो आग का टाइम और स्पेस को फ्रीज कर देते हैं और माकुटो को बचा लेते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि जो गॉडेस है वो कोई ऐसा कदम उठाएगी, क्या तुम ठीक हो। माकुटो कहते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सुकियोमी कहते हैं मुझे माफ करना, पर मगर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें जहाँ भेजा जा रहा है वो काफी हार्श और बंजर जगह है और सबसे बड़ी बात उस जगह पे किसी भी गॉड की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और एक और बात, जो गॉड का वर्ल्ड है वहाँ पे तुम अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर सकते, पर मगर इस वर्ल्ड में गॉड की प्रोटेक्शन नहीं है तो तुम अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हो। मुझे माफ करना, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि जो ये बातचीत है इसमें मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है और मुझे अपनी पावर को रिस्टोर करने में काफी सेंचुरी सोना पड़ सकता है। और माकुटो तुम इस वर्ल्ड में इसलिए समन करा गया था ताकि तुम एक हीरो बनकर इस वर्ल्ड को बचा सको, पर मगर अब तुम कोई हीरो नहीं रहे, क्योंकि गॉडेस ने दूसरे हीरो को समन कर लिया है, तो तुम इस वर्ल्ड में अपनी फ्रीली जिंदगी को जी सकते हो। ऐसा कहने के बाद गॉड वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं और जो माकुटो होता है नीचे आके लैंड करता है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी होती। उसके बाद माकुटो चलना शुरू करता है। चलते चलते उसे 3 दिन और 3 रात हो चुकी होती है, पर मगर वो कहीं पे नहीं पहुंचा था। गुस्से में कहता है क्या बस पहाड़ 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 और कुछ जगह नहीं है यहाँ पे। और वो एक जगह पे लेटते हुए कहता है यार मैंने 3 दिन और 3 रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पर मगर मेरी बॉडी में एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो फिर से चलना शुरू कर देता है और एक रात को माकुटो खुशी से कहता है अरे वाह यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब इसका कि मैं इस वर्ल्ड में अकेला हूँ। पर मगर तभी हम देखते हैं कि उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कहती है क्या कोई है यहाँ पर जो मुझे बचा सकता है। माकुटो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि एक पिगलेटी के ऊपर 2 सर वाला एक डॉग हमला करने वाला होता है और वो कहता है माकुटो को देखकर आखिरकार तुम हो कौन। माकुटो भागते हुए आता है, वो कहता है कि मेरा नाम माकुटो है और मैं एक ह्यूमन हूँ। ऐसा कहते हुए माकुटो उस मॉन्स्टर की लात मारता है, पर मगर उसकी लात इतनी खतरनाक होती है कि मॉन्स्टर को फाड़ के आर पार निकल जाता है। माकुटो कहता है ये भी क्या हुआ।
क्या मैं उसे फाड़ के बाहर निकल गया? ये कैसे हो सकता है? पर मैं कहता अभी हम देखते जो पिग लेडी होती है वहाँ से निकलने की कोशिश करती, क्योंकि वो माकुटो को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी। पर मगर माकुटो पिग लेडी का रास्ता रोक देता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। पिग लेडी अपने मन में कहती है आखिरकार एक ह्यूमन मेरी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है? माकुटो अपने मन में कहता है तो अच्छा ये गॉडेस की एबिलिटी है कि मैं सारे डीमंस की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, लेकिन वही मेरे को ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। जो पिग लेडी होती है बहुत ज्यादा डर रखी थी। माकुटो की बात सुनकर हाँ और ना में जवाब दे रही होती है। तभी माकुटो पूछता है कि यहाँ पे कोई विलेज है? वो पिग लेडी बताती कि नहीं, यहाँ पर कोई भी ह्यूमंस का विलेज नहीं है, क्योंकि एक वेस्टलैंड है और मैं यहाँ की निवासी हूँ। मेरा नाम एमा है। दरअसल मैं अभी डिवन माउंटेन की ओर जा रही हूँ ताकि मैं खुद को सीन को सेक्रीफाइस कर सकूं, क्योंकि जो हमारा विलेज है उसके ऊपर काफी घना फॉग छा रखा है, जिस वजह से वहाँ पे फसल नहीं उग पा रही है। और जब भी हम सीन को सेक्रीफाइस देते हैं किसी डीमन का तो वो फॉग कम हो जाती है और हम अपनी फसल उगा पाते हैं। तो मुझे माफ करना, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। कुडो अपने मन में कहते हैं जो लेडी काफी ज्यादा अच्छी है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा करने के बाद तो ये मेरी हीरोइन बन जाएगी। पर मैं तभी हमें दिखाया जाता है जो एमा होती है उसे ऑफर करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे विलेज चलना पसंद करोगे? वहाँ पे जाके तुम अपनी थकान मिटा सकते हो और तुम्हें कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। जो माकुटो होता है वो हाँ करता है और उसे 3 दिन और 3 रात के बाद कुछ खाने के लिए मिला होता है और वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। कि डीमन कह रहे होते हैं जो ह्यूमन होते हैं वो तो बड़े ही क्रूल होते हैं, पर मगर ये लड़का ये तो काफी सिंपल और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी डेमी ह्यूमन का ब्लड होगा। यहाँ पर हम देखते जो एमा होती है मैजिक का यूज करके खाना लेके आ रही होती है, पर मगर हमारे लड़की को मैजिक के बारे में नहीं पता होता। एमा कहती है जो हमारा वर्ल्ड है इससे मैजिक तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। माकुटो कहते क्या तुम मेरे को मैजिक सिखाओगी? एमा हाँ करती है, उसे बताने लग जाती है कि मैजिक कैसे करते हैं। वो उसे चांटिंग के बारे में बताती है जिससे कि फायर मैजिक को क्रिएट करा जाता है और एमा उसे सिखाती है कि इसे कैसे बनाते हैं। जहाँ पे हमारा माकुटो पहले ही ट्राई के अंदर एमा से ही बड़ा फायरबॉल बना देता है। एमा भी ये देख के थोड़ा शॉक हो चुकी होती है और वो कहती है कि सामने की तरफ दीवार पे से शूट करो। जब माकुटो से शूट करता है पूरी की पूरी दीवार उड़ चुकी होती है। एमा कहती है कि क्या तुम्हारा लेवल कितना है? माकुटो कहते क्या लेवल क्या होता है? तभी जो एमा होती है एक मैजिकल आइटम को लेके आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा लेवल चेक करती हूँ। सबको लग रहा होता है कि उसका लेवल 300 या 400 से तो ऊपर ही होगा, पर मगर जैसी वो उस आइटम को पकड़ता है तो उसका लेवल 1 निकलता है। सारे डीमन शॉक हो चुके होते हैं, इवन हमारा लड़का ही वो कहता है क्या लेवल 1, और वो परेशान हो चुका होता है। पर मगर एमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और मैजिक सिखाऊंगी और बाकी की चीजें भी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा माकुटो को उठाने जा रखी होती है, पर मगर वहाँ पे माकुटो नहीं होता और जो उसके इक्विपमेंट है वो भी नहीं होते। दरअसल जो माकुटो होता है उसे लेटर छोड़ रखा था कि मैं सिन को हराने जा रहा हूँ। माकुटो दरअसल सोच रहा था कि अगर मैं सिन को हराने के बाद गायब हो जाता हूँ जो शादी की प्रॉब्लम है उससे मैं बच जाऊंगा और मेरे को शादी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मैं उससे बातों से काम लूंगा, पर मैं अगर वो नहीं माना तो मैं उसे तब फाइट करूंगा। माकुटो के मन में चलता है कि मेरे को थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और जैसे वो एक फायर एरो छोड़ता है वो एक गेट पे जाकर लगता है और वो जो गेट होता है वो फट जाता है। माकुटो कहता है क्या? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हम देखते हैं कि माकुटो वहाँ पे भागते हुए जाता है, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, पर मैं उससे पता चलता है कि वहाँ पे बुरे डीमंस थे जो कि सीन का नाम यूज कर जो यहाँ पे और गाते थे खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हें खा जाते थे। मरने से पहले माकुटो को वो सब कुछ बता रहे होते और वो कहते हैं कि तुम्हें सीन के गुस्से का सामना करना होगा और वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी रेड फॉग आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन अपेयर हो जाता है। माकुटो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये क्या है? जो फोकलोन बुक है उसके हिसाब से जो सीन है वो तो एक बड़ा सा क्लोम होना चाहिए था, पर मगर यहाँ पर ये ड्रैगन क्या कर रहा है? लगता है जो इसी का वर्ल्ड है इसमें सब कुछ अलग है। सीन उसके ऊपर बाबा हमला कर रहा होता है और जो माकुटो होता है उसके हमले ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर जो मिस्ट होती है कुछ ज्यादा बढ़ने लग जाती है। लेकिन जो माकुटो होता है वो खुद के मन को शांत करता है और जो सीन होता है उसकी प्रेजेंस को महसूस कर वो उसके सारे हमले को डॉज करने की कोशिश कर रहा था और वो उसमें कामयाब भी रहता है। लेकिन अब ऐसा होता है खुद ही जो सीन होता है अपनी मिस्ट की वजह से देख नहीं पा रहा होता, पर मगर माकुटो उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, वो सारे अटैक को उसके डॉज कर रहा था। तभी जो माकुटो होता है सीन के सामने फायर अटैक को लेके आ जाता है। सीन कहता है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं फायर को अपनी बॉडी से नलीफाई कर सकता हूँ, पर मगर हम देखते हैं जो अटैक होता है सीन के पड़ जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। सीन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मगर तभी जो माकुटो होता है उसके फेस में जोरदार पंच मार देता है और वो लगातार 2-3 पंच मारता है और एक खतरनाक अपरकट मार के सीन को डाउन कर देता है। सीन के माइंड में चल रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इनविजिबल हूँ, कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। तभी जो सीन होता है माकुटो को मेमोरी बैरियर में कैद कर देता है और कहता है कि तुम इस बैरियर से कहीं बाहर नहीं आ पाओगी। हमें दिखाया जाता है जो माकुटो होता है अपनी आर्चरी क्लास में था जहाँ पे उसकी जूनियर आते हुए कहती है सीनियर मेरा नाम हाशिकावा है और मैं आपको लाइक करती हूँ कि आप मेरे साथ डेट करोगे। माकुटो के मन में चलता है ये क्या हो रहा है, ना तो मैं दिखने में सुंदर हूँ ना मेरी हाइट उसके बराबर है। माकुटो शॉक हो चुका होता है, वो कहता है कि मैं क्या जवाब दूं। हाशिकावा कहते हैं हम दोनों ट्राई तो कर सकते हैं ना, और सीनियर मैं आपको अपने पूरे दिल से प्यार करूंगी। और हम देखते हैं माकुटो उसके दिल को दिखने लग जाता है। भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ये लड़का कसम से परवर्ट है एक नंबर का। यहाँ पे जो माकुटो होता है उसके दिल को देखते हुए कहता है
तुम सही कह रही हो, पर मगर तभी हम देखते जो सीन होता है वो भी जो माकेटो की सारी मेमोरीज थी उसे देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि दरअसल ये दूसरे वर्ल्ड का है और सीन को इतना मजा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं और दिखना चाहता हूँ, मैं और दिखना चाहता हूँ। शिकावा कहती है कि सीनियर क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे, हम दोनों बहुत ज्यादा मजे करेंगे, आप समझ रहे हो ना। लेकिन माकेटो को यहाँ पे शक होने लग जाता है कि जो हाशिकावा है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगी, ये सब कुछ नकली है, कि मैंने हाशिकावा को रुलाया था। और हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी से एक बैरियर को रिलीज करता है और वो कहने लग जाता है अपने मन में जो सुकुयोमी है उसने मुझे ऐसी पावर दी है जिसकी वजह से मैं अपने आसपास के बैरियर के अंदर की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, टाइम और स्पेस को भी। और हम देखते हैं कि बैरियर के अंदर अपनी पावर को बढ़ाने लग जाता है। सीन के बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाता है और वो सीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैं देखता है जो सीन होता है उसकी मेमोरीज में खो रखा था और काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। सीन कहता है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम सीन है और मैं ग्रेटेस्ट ड्रैगन हूँ जिसके पास कभी ना खत्म होने वाली पावर है और मैं इनविजिबल भी हूँ, किसी का अटैक मेरे को नहीं लग सकता। माकेटो होता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, बताता है मेरा नाम माकेटो है और मैं दूसरे वर्ल्ड से आ रखा हूँ। जो सीन होता है बहुत ज्यादा खुश हो रखा था और कहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जहाँ पे कोई भी तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं दे पाएगा और मैं तुम्हारा कंपेनियन बनूंगा, बस बदले मैं तुम्हारी मेमोरीज देखा करूंगा। माकेटो भी इसके लिए मान चुका होता है और वो अपनी पावर का रिचुअल शुरू करते हैं जहाँ पे 50-50 शुरू करते हैं ताकि कोई भी किसी का स्लेव ना बने। पर मगर उनका रिचुअल खत्म होते होते में पता चलता है जो सीन होता है के पास 20% होता है और हमारे लड़के के पास 80%, मतलब कि सीन उसका स्लेव बन चुका है। अब यहाँ पे सीन ट्रांसफॉर्म होता है और मैं पता चलता है दरअसल वो एक लड़की है जो की काफी ज्यादा खूबसूरत बला में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सीन कहने लग जाती है कि दरअसल मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर सामुराइज के बारे में देखा, मुझे सामुराई बनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। माकोटो तो ये पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ड्रैगन बनी क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें तो हमें ट्रैवल करने में काफी आसानी हो जाएगी। सीन बताती दरअसल जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डोमिनेटिंग होता है तो दूसरे पर्सन को उसी का रूप लेना पड़ जाता है। अभी जो सीन होती है जापानीज माइथोलॉजी और बाकी चीजों में इतना खो चुकी थी कि वो कहती कि मुझे सामुराई की एक तलवार चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेमोरीज ने एक ड्रामा के अंदर देखी है। पर मगर तभी हमारा लड़का उसे कहने लग जाता है कि सीन, वो कहती कि हाँ बोलो, क्या तुम अपने कपड़े चेंज कर सकती हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर देखूं, मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ मुझे बस तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रही है। जो सीन होती है वो कुछ नहीं कहती और कहती कि जो ये धुंध है कि पीछे मेरा विलेज है जो कि मैं चलाती हूँ और जो मेरी मिस्ट है इससे ही आया जाया जा सकता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो जगह पे पहुँचते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था, हर तरफ हरियाली और काफी ज्यादा खुशहाली होती है। पर मगर जो सीन होती है अपने मन में कहती है कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक डायमेंशन बनाया था, यहाँ पे तो सारे जंगल कहाँ से आ गए इतनी जल्दी। अभी सीन को एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर एक फल होता है जिसको कि वो तोड़ के खाती है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसे करके वो काफी सारे फल खाने लग जाती है। माकोटो कहता है अपने सर्चिंग एबिलिटी का यूज करके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि मेरे वर्ल्ड यानी कि अर्थ में भी पाए जाते हैं। माकोटो जंगल के एंड में देखता तभी उसे वहाँ पे मिस्ट दिखाई देता है, वो कहने लग जाता है अपने मन के अंदर यहाँ पे मिस्ट है। दरअसल जो ये डायमेंशन है सीन ने बनाया है, इसका मतलब ये है कि जो गॉडेस है वो इस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अगर हम यहाँ पे एक टाउन बसाते तो वो एक इल्यूजन टाउन की तरह होगा, यानी कि अरेबियन नाइट्स का। हमें यहाँ पे बाकी और को भी लेके आना चाहिए और बताना चाहिए कि दरअसल तुम उन्हें नहीं खा रही थी, वो कोई और डीमन थे जो कि तुम्हारा नाम लेके ये सब कुछ कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्ट का यूज करते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपने सामने देखते हैं जो एमा होती है भागते हुए आ रही थी और कहते हैं प्लीज सिन से फाइट मत करना, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। पर मगर तभी जो सिन होती है वो बोलने लग जाती सिन तो मैं ही हूँ। एमा बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहती तुम सिन हो। सिन कहती कि हाँ, माकोटो ने मेरे ऊपर एकदम से हमला कर दिया, मुझे कई सारे पंचेस मार कर हरा दिया। एमा पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, सिन तो एक इनविजिबल ड्रैगन है और वो ग्रेटेस्ट ड्रैगन में से एक है। सिन बताती कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जिस वजह से मैं ऐसी बन चुकी हूँ और वो अपने कुछ शेल एमा के ऊपर फेंक के मारती है और बोलती कि देखो इससे तुम्हें भरोसा हो जाएगा। एमा को पता चल चुका होता है कि ये वही सिन है और वो डरने लग जाती है। इसके बाद सब लोग वापस अपने विलेज आ चुके होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अब उनके विलेज में कोई भी हमला नहीं करने वाला था और एमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। और दरअसल जो सीन थी वो यहाँ पे आने के बाद बस ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसने पहली बार ड्रिंक को हाथ लगाया होता है। एमा रोते हुए कहती कि मुझे माफ कर देना और हमारे विलेज को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माकोटो कहते कि ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे मैजिक सिखाया तो हम दोनों बराबरी पर हैं। अब सभी लोग माकोटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है और उसने हमारे विलेज को बचाया। अभी जो सीन होती है वहाँ की विलेज के चीफ से कहने लग जाती है क्या तुम लोग मेरे लैंड पे चलना पसंद करोगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है और वहाँ पे खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और अगले ही दिन जो विलेज चीफ होते हैं उन्होंने सबने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया था। वो कहते हैं कि जो सिन का ऑफर है हम उसे डिक्लाइन करना नहीं चाहते, तो हम लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। माकोटो सिन के कपड़े पकड़ता है, गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, सिन जरा बताओगी। जो सीन होती है बताना शुरू करती है दरअसल हम दोनों के कॉन्टेक्ट की वजह से जो मेरा लैंड था वो पहले एक डार्क जगह थी पर मगर अब वहाँ पर पानी, पेड़ पौधे, हवा और बाकी चीजें भी आ चुकी है जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। और वैसे भी तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें वहाँ पे एक विलेज बसाना है। माकोटो कहते हैं चलो वो बात तो ठीक है पर मगर अगर वहाँ पे टीमन और बाकी चीजें हुई तो वहाँ पे सीन की तरह एक छोटी बच्ची आते हुए कहती कि हम उन्हें संभाल लेंगे। माकोटो कहते अरे तुम कौन हो, क्या तुम सीन की बेटी हो।
सीन कहती कि ऐसी बात नहीं है, ये मेरा छोटा वर्जन है। माकोटो सभी से पूछता है कि आप लोग श्योर हो कि आप मूव करना चाहते हो? सभी लोग हाँ करते हैं। तभी एमा बोलने लग जाती है, माकोटो तुम हमारे सेवियर हो और हम तुम्हारी बात बिल्कुल ही मना नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर लेकिन विलेज वाले पूछ रहे होते हैं कि हम रहेंगे कहाँ पे। सीन कहती कि आप लोग चिंता मत करो, जो आप लोग का पूरा विलेज है मैं इसे एब्सॉर्ब कर लूंगी और हमारे वर्ल्ड में जाने के बाद मैं वहाँ पे दे दूंगी। और होता भी ऐसा ही है, धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। सीन कहने लग जाती कि तो भी शुरुआत है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और लोग आए। माकोटो थोड़ी देर बाद अपने मैजिक पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहते हैं जैसे इन सभी के ऊपर मेरा पूरा फुल कंट्रोल आ जाएगा, मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। पर लेकिन माकोटो के पीछे जो सीन होती है वो जापानीज ड्रामा देख रही होती है और वो कहती कि अरे वाह कितना मजा आ रहा है। लेकिन तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। माकोटो से कहती कि मुझे अगला एपिसोड देखना है। माकोटो गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आज के लिए इतना ही ड्रामा बाकी था, अब तुम बाकी का कल देखोगी। पर मगर जो सीन होती है वो जिद करने लग जाती है। वो माकोटो के दिमाग से एपिसोड वाली मेमोरीज खींच रही होती है पर मगर वो कुछ और ही बाहर खींच देती है। पर मगर जो माकोटो होता है मना कर रहा होता है, लेकिन जो सीन होती है वो काफी ब्यूटीफुल फेस के साथ रिक्वेस्ट करने लग जाती है और माकोटो को मान नहीं पड़ता है। लेकिन सीन एकदम से सीरियस होते हुए कहती है, अरे नहीं, जो तुम्हारे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं उसे टीवी, अगर वो इस वर्ल्ड में होता कितना मजा आता। तो मैं जा रही हूँ एक टीवी बनाने ताकि मैं तुम्हारे दिमाग से वो सारी रिकॉर्डिंग निकाल के एक मीडिया फॉर्म में सारी चीजें आराम से देखो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हिल रहे हो। और वो निकल चुकी होती है। हमारा लड़का कहते अरे यार ये ड्रामा देख के क्या क्या सीख रही है धीरे धीरे करके। तो ये माकोटो को अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाई देती है और वो कहने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स भी इसी वर्ल्ड से थे, तो मुझे नहीं पता कि वो अर्थ पे क्या करने आए। पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलूं और जो उन्होंने पाथ को फॉलो करा था मैं उसे ही फॉलो करूं। सबसे पहले मैं शुरुआत एक ह्यूमन विलेज से करूंगा और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एक डॉर्फ भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे काफी बड़ा ब्लैक स्पाइडर पड़ रखा था। वो कहता है ये ब्लैक स्पाइडर नहीं है तो ब्लैक डिजास्टर है, मुझे इससे बचना होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है माकोटो को, जहाँ पर वो देखता है कि दो ऑर्क बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। माकोटो पूछते क्या हुआ, बताते कि आपके लिए और सीन के लिए हम एक घर बना रहे थे, पर मगर जो ये पेड़ है ये बीच में आ गया और ये इतना विशाल है कि ये कट भी नहीं रहा है। माकोटो कहते हैं कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और हम देखते हैं कि वो अपने स्पेस की पावर को बढ़ाता है और अपनी खुद की पावर को भी बढ़ाता है और एक छोटे से नाइफ से उस पेड़ को बीच से काट देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक को चोट भी लग रखी होती है। जो माकोटो होता है उसे हील कर देता है, उसे खुद नहीं पता चलता कि उसने कैसे करा। और हम देखते हैं माकोटो के अंदर सुकियोमी के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे गॉड हो। थोड़ी देर बाद जो माकोटो होता है एक जगह बैठ रखा था और वो देखते हैं कि उसके हाथ में कट लग रखा होता है, पर मैं वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये है कि जो अपनी एबिलिटी है वो खुद के ऊपर यूज नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सीन उसे डॉर्फ को लेके आ चुकी थी। माकोटो पूछते काम तुम्हारा है? सीन कहती कि नहीं, जो ये आदमी बहुत ज्यादा भूखा था और ये डेमी प्लेन पता नहीं कहाँ से आ गया, ये सब कुछ खाने लग चुका था और इसने अपनी कुल्हाड़ी भी खा दी। देखो सीन कहने लग जाती है मुझे लगता है कि यहाँ पे जल्दी कोई आने वाला है और हमें दिखाया जाता है डेमी प्लेन का बैरल तोड़कर वो मकड़ी अंदर आ जाती है। लेकिन सीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो उसी मकड़ी की तरफ देख रही होती है। माकोटो पूछते क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? सीन कहती कि मैं डरू क्यों, मैं तो निहत्ती हूँ, मेरे पास स्वॉर्ड भी नहीं है तो मैं लड़ूंगी कैसे और मेरे हाथ में एक घायल डॉर्फ है, इसी वजह से माकोटो तुम्हें हमें बचाना पड़ेगा इस मकड़ी से, पूरे विलेज और मुझे भी। माकोटो पूछता आखिरकार ये है कौन और ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है? तभी जो वो डॉर्फ होता है होश में आ चुका था, बताता है दरअसल ये एक एंशिएंट मकड़ी है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, ये कितना भी खा ले पर मगर ये हमेशा भूखी रहती है। और हम देखते हैं कि वो माकोटो के ऊपर हमला कर रही थी अपने स्पाइडर नेट से। सीन बताने लग जाती कि इस मकड़ी के साथ मेरी एक बार फाइट भी हो चुकी है, पर मगर जो इसकी फाइट की भूख थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मेरे से भी नहीं मिटी। लेकिन मैंने इसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करा कि जो ब्लैक स्पाइडर है वहाँ से भाग गई, क्योंकि मन में चल रहा होता है कि अगर मैंने इसे अच्छा खासा डैमेज दे दिया तो यहाँ से चली जाएगी। जहाँ पर माकोटो अटैक करता है और उसके पैर काट देता है और उसके ऊपर अपने फायर ब्लेड से अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो ब्लैक स्पाइडर होता है उसके ऊपर से अपने नेट से हमला कर देता है। माकोटो अपने स्वॉर्ड से उसके सारे नेट को काट देता है, पर मेगा अनजाने में वो उसके हाथ पैर और सब कुछ काट देता है। लेकिन एकदम से जो ब्लैक स्पाइडर होता है वो वापस से सब कुछ रिजनरेट कर लेता है। माकोटो लगातार उसके हाथ पैर काट रहा होता है, पर मेगा बार बार रिजनरेट करे जा रहा था और उसकी रिजनरेशन की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। लिटरली भाई मुजान भी इसके सामने कुछ नहीं। माकोटो उसके ऊपर फायर और उसे हमला करता है, उसे पूरा जला देता है, लेकिन तुरंत ही स्पाइडर खुद को हील कर लेती है। माकोटो सिंह को कहते हैं कि सीन मैंने उसके ऊपर इतना तगड़ा अटैक करा पर मैं वो भागी क्यों नहीं? सीन कहती है मुझे लगता है जो ब्लैक स्पाइडर है तुम्हें पसंद करने लग चुकी है, क्योंकि जो तुमने उसके ऊपर अटैक करा वो काफी ज्यादा पावरफुल था और जो अटैक के अंदर मैजिक पावर थी वो उससे खुद को हील कर रही है। पर मगर सच तो ये होता है जो सीन होती है वो इस मकड़ी को खुद यहाँ पर लेके आई थी, क्योंकि एक ड्रामा के हिसाब से उसको देखना था कि एक समुराई मकड़ी से कैसे लड़ता है। माकोटो उस मकड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा होता है, पर मगर जो वो मकड़ी होती है माकोटो के बैरियर को तोड़कर उसकी बॉडी के अंदर अपने टेंटिकल को घुसा देती है, जहाँ पे माकोटो की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। अब वो मकड़ी माकोटो को पकड़ के खाने वाली होती है। माकोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है
हैं जो मकड़ी होती है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ चुके होते हैं। सीन माकुटो की पावर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रखी होती है। वो कहती है क्या अभी तक माकुटो हमें और विलेज को बचाने के लिए होल्ड बैक कर रहा था, पर मगर जो माकुटो होता है उसकी बॉडी से पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो एक लास्ट अटैक करता है और गिर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो मकड़ी होती है अब तक पूरी तरीके से हील हो जाती है और वो माकुटो की तरफ बढ़ रही होती है। पर मगर जो सीन होती है माकुटो को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो मकड़ी माकुटो को पकड़ के खाने लग जाती है। लेकिन पास जाने पे पता चलता है सीन को कि दरअसल जो मकड़ी हो तो माकुटो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, वो तो उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती है, इतना ज्यादा कि वो माकुटो को किसी के पास जाने भी नहीं दे रही होती। एकदम से जो सीन होती है ब्लैक स्पाइडर के मुंह पर जोर से लात मारती है और माकुटो को छुड़वाते हुए कहती कि ब्लैक स्पाइडर काफी टाइम बाद मिले, पर मगर जो ब्लैक स्पाइडर होती है उसे पता भी नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि ब्लैक स्पाइडर को इतनी भूख लग रखी होती है उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। तभी जो ब्लैक स्पाइडर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम वही इनविजिबल ड्रैगन हो। सीन हाँ कहती है और बताने लग जाती है दरअसल जो ये माकुटो है मैं इनकी सर्वेंट हूँ, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है जहाँ पर मैं इनके साथ अपने विलेज में रहती हूँ और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्या तुम्हें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ब्लैक स्पाइडर कहने लग जाती है पर मगर उनके कंसर्न का क्या होगा। सीन कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम इनके होश में आने के बाद भी कर सकते हैं। ब्लैक स्पाइडर कहती है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हूँ। जहाँ पे सीन रिचुअल को शुरू करती है और हम देखते काफी तेज रोशनी निकल रही होती है और थोड़ी देर बाद वो ब्लैक स्पाइडर भी काफी खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। अब कुछ घंटों बाद माकुटो को भी होश आता है, वो कहता है अरे मेरी छाती में तो छेद हो गया था ना, ये कैसे ठीक हुआ। पर मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक स्पाइडर बैठ रखी होती है और वो कहने लग जाती है कि मास्टर मैं अपनी जिंदगी अपनी सोल और अपना सब कुछ आपको ऑफर करती हूँ। पर मगर माकुटो कहते हैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एक डार्क ऑरा क्यों दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्लैक स्पाइडर बता रही होती दरअसल आपको सीन और एमा ने हील करा है। माकुटो कहते कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए, पर मगर आखिरकार तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं वो ब्लैक स्पाइडर अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है कि मैं वही ब्लैक स्पाइडर जिसे आप थोड़ी देर पहले फाइट कर रहे थे। माकुटो डर चुका होता है, वो कहते क्या वही ब्लैक स्पाइडर। वो कहती कि हाँ मास्टर मैं आपको अपनी बॉडी और अपनी सोल को ऑफर करना चाहती हूँ। तभी माकुटो कहता है पर मगर इसके लिए एक कंसेंट लगता है ना। वो कहती कि हाँ तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर तभी हम देखते हैं कि हमारे सीन और डॉर्फ आ चुके होते हैं। माकुटो उनके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। सीन कहती कि मास्टर एक मकड़ी के पीछा करने से अच्छा तो यही है कि वो आपके सर्वेंट बन जाए। और बाय द वे इन डॉर्फ का नाम है एल्डर डॉर्फ वेरन और ये ऐसे डॉर्फ विलेज से आते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि कोई सी भी स्वॉर्ड बना सकते हैं, कोई सा भी हथियार बना सकते हैं। वेरन हमारे लड़के का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते कि आपने इस मकड़ी को हराया, इसकी वजह से जो हमारा विलेज है अब वो सेफ हो चुका है। मुझे सीन ने बताया दरअसल जो स्पाइडर लड़की है इसके ऊपर कोई कर्ज था, लेकिन अब वो भी हट चुका है और अब वो परमानेंट नॉर्मल हो चुकी है। दरअसल सीन ने माकुटो को ये सब कुछ इसलिए बताया ताकि उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ ना बताना पड़े और माकुटो चिंता ना करे। यहाँ पे जो वेरन होते हैं वो कहने लग जाते कि माकुटो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पूरे विलेज को आपके इस जगह में आके रहने दिया जाए। माकुटो तुरंत ही हाँ कर देता है, पर मगर तभी हम देखते हैं जो इन होती है वो वेरन के आगे कंडीशन रखती है कि उन्हें फ्यूचर में हथियार प्रोवाइड करने पड़ेंगे और इन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। वेरन उसकी इस कंडीशन के लिए राजी हो चुके होते हैं, पर मगर सीन कहती है कि तुम्हें माकुटो को अपना लीडर मानना होगा। वेरन इसके लिए भी राजी हो जाता है, लेकिन वेरन कहने लग जाता है कि मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे अपने लोगों को यहाँ पे लेके आने में। तभी जो सीन होती है अपने 2 शेल देते हुए कहती कि ये उन्हें दिखा देना, इसकी वजह से वो जल्दी मान जाएंगे। वेरन भी काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। यहाँ पे मैं माकुटो को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल कर रहा था। वो कहता है कि मुझे अपने मदर और फादर के पाथ को फॉलो करना होगा और वो ह्यूमन विलेज को ढूंढ रहा होता है। काफी टाइम चलने के बाद उसे फाइनली ह्यूमन विलेज मिल जाता है और हम देखते जो सीन होते तभी उसे अपने पास वापस बुला लेती है और कहने लग जाती है माकुटो हम दोनों चाहते हैं कि तुम हम दोनों को नया नाम दो। माकुटो कहता है पर मगर सीन तुम्हारा नाम तो इतना अच्छा है, तुम्हें नाम की जरूरत क्या है। पर मैं वो गुस्सा होते हुए कहती है मुझे नया नाम चाहिए जो कि तुम मुझे दोगी। ब्लैक स्पाइडर भी यही कह रही होती है। माकुटो ब्लैक स्पाइडर को कहता है कि तुम ब्लैक हो, तुम्हारा नाम कालिया नाग होगा। ब्लैक स्पाइडर चिढ़ते हुए कहती है कि ढंग का नाम दो। चलो तो सीन पहले तुमसे शुरू करा जाए और वो काफी देर सोचने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा नाम तोमोई होगा। सीन को अपना नाम सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तुरंत ही। यहाँ पर हम देखते ब्लैक स्पाइडर कहती है कि पतिदेव आप मुझे भी नाम दीजिए ना। माकुटो कहता है पतिदेव और एकदम से हम देखते वो शॉक हो जाता है। वो कहते हैं क्या, और ब्लैक स्पाइडर ब्लश कर रही होती है। यहाँ पर हमारा लड़का पूछते कि तुम्हारा नाम रखने में भी कोई कंडीशन है। वो कहती कि नहीं, जो भी आप मेरा नाम रखोगे वो मेरे को मंजूर है। माकुटो सोचता है काफी देर और कहता है कि तुम्हारा नाम आज से नियो होगा। इसका मतलब है कि तुम किसी नई चीज को स्टार्ट कर रहे हो। और जो नियो होती है अपना नया नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि माकुटो के विलेज में काफी सारे प्रजाति के लोग आने लग जाते हैं। माकुटो कहते हैं कि इनमें से काफी ऐसी प्रजाति है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी हम देखते एकदम से सीन कहने लग जाती है कि आज से मेरा नाम माकुटो है और ब्लैक स्पाइडर का नाम नियो है और जो हमारे मास्टर है उनका नाम आज से यंग मास्टर होगा। माकुटो कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम माकुटो ही सही है। पर मगर सारे लोग बहुत ज्यादा उदास हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि यंग मास्टर नाम अच्छा है, तो माकुटो को ना चाहते हुए भी वो नाम अपनाना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते
कि नियो कहने लग जाती कि यंग मास्टर यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आपको मिलना चाहिए। जो वैरन होता है अपने विलेज चीफ को लेके आता है जिनका नाम एल्ड होता है, जहाँ पे एल्ड हमारी लड़की को देखते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ थोड़े बहुत ह्यूमन की तरह दिखाई देते हो, तो हम किसी ह्यूमन को सर्व नहीं कर सकते, क्या तुम यहाँ पे गॉडेस के कहने पे आए हो। माकोटो गॉडेस का नाम सुनने के बाद माकोटो चिढ़ चुका होता है। वो कहता है कि वो एक नंबर के चुड़ैल और डायन है, उसके मैं किसी भी कहे हुए मिशन पे यहाँ पे नहीं आया हूँ, जब भी वो अगली बार मुझे मिलेगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस चुड़ैल ने मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करा है। ये सुनने के बाद जो एल्ड होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। वो कहते हैं कि माकोटो हम तुम्हें सर्व करेंगे। यहाँ पर तभी तोमोई अपने फॉलोवर से मिलवाती है और वो कहती कि इन्हें मिस्ट लिजर्ड कहा जाता है, इनके पास एयर और वाटर की पावर है। माकोटो कहते हैं क्या तुम्हारे भी फॉलोवर्स हैं? यहाँ पे नियो अपने फॉलोवर एल्की से मिलवाती है और नियो की तरह ही उसके फॉलोवर की एक दिक्कत थी कि वो अपनी भूख से बाहर नहीं आ पा रहे होते, जिसकी वजह से जो नियो होती है वो सभी की बॉडी के अंदर माकोटो का थोड़ा एसेंस और माना डाल देती है और सब लोग शांत हो चुके होते। नियो कहने लग जाती है जो माकोटो है तुम्हें उसे अपनी बॉडी और सोल ऑफर करनी होगी और किसी ने ऐसा नहीं करा और डिसरिस्पेक्ट करे तो मैं तुम लोगों को कच्चा ही खा जाऊंगी। माकोटो को स्पीच देने के लिए कहा जाता है पर मैं उसे सोशल एंजाइटी होने की वजह से बस वो इतना कहता है कि सब लोग मिलके रहना और लड़ाई मत करना, और वहाँ से वो तुरंत ही भाग चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसी ह्यूमन विलेज के लिए निकल जाता है जो कि थोड़ी देर पहले उसे ढूंढा था, और उसे विलेज से पहले एक लड़की मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। माकोटो से कहते कि हेलो तुम कैसी हो, मेरा नाम माकोटो है, पर मगर इतना ही वो कहता है वो लड़की उसको देख के डर के भाग जाती है। वो कहने लग जाती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। माकोटो को लगता है कि उसके पीछे कोई मॉन्स्टर आ रहा होगा। जब वो पीछे मुड़ के देखते उसे कोई दिखाई नहीं देता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। माकोटो विलेज के बाहर पहुंचता है, सभी लोग प्रिपेयर हो चुके होते हैं वॉर के लिए और वो माकोटो के ऊपर काफी सारे तीर बरसाने लग जाते क्योंकि माकोटो को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, ना ही उनको माकोटो की। माकोटो का बैरियर उसे बचा रहा होता है। माकोटो भागते हुए याद करता है गॉडेस ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें लैंग्वेज एबिलिटी दे रही हूँ, बस मगर तुम ह्यूमन की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। और हम देखते थोड़ी देर बाद वो अपने बेस में लौट चुका होता है, उदास बैठ रखा था। वहाँ पर तीनों लड़कियां होती है, जहाँ पे एमा कहती है क्या हुआ। वो बताने लग जाता है कि मैं ह्यूमन विलेज गया था पर मगर उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया क्योंकि मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। एमा कहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तीनों को ही कॉमन लैंग्वेज आती है। दरअसल ह्यूमन की लैंग्वेज को इस वर्ल्ड में कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है। माकोटो कहते क्या मैं ह्यूमन की तरह दिखाई नहीं देता या फिर मेरा चेहरा बेकार है, और ये बात सुनने के बाद जो तोमोई होती है वो हंसने लग जाती है। माकोटो उसकी पिटाई लगा देता है और हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। एमा बताने लग जाती है माकोटो को कि दरअसल जो तुम्हारा माना है सारी दिक्कत उसकी है, जो कि एक हैज की तरह दूसरों को दिखाई देता है। मानो ऐसा लग रहा होता है कि 3-4 डीमन किंग साथ में चल रहे हो। एमा उसे कहती है अगर तुम चाहो तो तुम अपने माना को सप्रेस करना सीख सकते हो। तुम्हें दरअसल उसके लिए कुछ नहीं करना, बस तुम्हें इमेजिन करना होगा कि तुम अपने माना के ऊपर एक ढक्कन लगा रहे हो या फिर तुम एक कुकर का ढक्कन बंद कर रहे हो। हमारा लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है पर मगर उससे काम नहीं बनता, बस एक ही डीमन किंग जितनी पावर कम हुई होती है। वो फायर अप होते हुए कहता है मैं कॉमन लैंग्वेज सीख लूंगा और मैं अपने पास वेपन रखूंगा और एक मास्क भी, क्योंकि शहर वालों ने मेरे को देख लिया है और अगर मैं उनके सामने ऐसे ही गया तो वो मेरी कुटाई कर देंगी। यहाँ पर हमें 2 हफ्तों के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लड़के ने काफी ज्यादा मेहनत करी होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए, पर मगर अभी तक वो सिर्फ पढ़ सकता है और लिख सकता है, वो बोल नहीं सकता। तो मोई उसका मजाक उड़ा रही होती है और वो उसकी फिर से पिटाई लगा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डॉर्फ आता है जिसका की नाम रोगोई होता है। उसने एक माना सप्रेसिंग रिंग बनाई होती है हमारी लड़की के लिए और वो कहने लग जाता है कि इसे पहनने के बाद किसी का भी माना बहुत ज्यादा कम हो सकता है, इतना कम कि उसकी डेथ हो जाए। पर मगर जैसे ही माकोटो उस रिंग को पहनता है वो 1-2 सेकंड के अंदर ही गायब हो चुकी होती है। रोगोई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है अब मैं एक ऐसी रिंग बनाऊंगा जिसे पहनते साथ ही तुम्हारी मौत हो जाए। अब 1 महीना हो चुका होता है। जो मियो होती है हमारी लड़की को पढ़ाना सिखा रही थी पर मगर अभी भी वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा होता। तभी वहाँ पे ओगोई आता है और कहते हैं कि मैंने एक और रिंग बनाई है, ये माना को कंप्रेस करती है और माना को एब्सॉर्ब भी करती है। माकोटो उस रिंग को पहनता है और वो सही काम कर रही होती है। ओगोई उसे बताने लग जाता है दरअसल जो ये रिंग है ये अपना काम तब तक करेगी जब तक इसके ऊपर लगा हुआ हीरा लाल ना हो जाए। जैसे वो लाल हो जाए तो अपनी रिंग को निकाल देना क्योंकि वही उसकी लिमिट होगी। अब थोड़ी देर बाद माकोटो तैयार हो चुका होता है। वो तोमोई और मियो के साथ ह्यूमन विलेज के लिए निकल रहा था। यहाँ पर तोमोई एक सामुराई बन के आई होती है और जो मियो होती है अपनी ड्रेस में चेंजेस करके आई थी। माकोटो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मियो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के दोनों फ्रूट मर्चेंट बन के अंदर आए होते हैं, जहाँ पर एक गार्डनर रोकते हुए कहता है ये तो काफी अजीब बात है कि यहाँ पे फ्रूट मर्चेंट आए हैं पहली बार, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए। अब जब वो लोग विलेज के लिए एंटर कर जाते हैं ऊपर से एक लड़की उनके ऊपर नजर रखे हुई थी। दरअसल जो माकोटो होता है यहाँ पे एक हेल्दी मर्चेंट का बेटा बन के आया होता है, जहाँ पे वो कहता है सभी लोग को देख के तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मियो और तोमोई कहने लग जाते हैं सभी लोग तो एवरेज है, इनसे खूबसूरत तो हम हैं। अब जब वो गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट हमारे लड़के से बात करने लग जाती है, लेकिन एकदम से ही तोमोई और मियो गुस्से में कहने लग जाते हैं दरअसल ये काफी हेल्दी मर्चेंट का एक बेटा है सिर्फ, और अभी वो एक कर्ज से जूझ रहा है
जिस वजह से वो बोल नहीं सकता, पर मेगा वो लिख के बात कर सकता है। दरअसल जो रियलिटी है वो तो हम लोग को पता है कि वो बोल ही नहीं सकता लैंग्वेज को। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है बताने लग जाती है कि हमारे इस गिल्ड में रैंक ई से शुरू होती है और ट्रिपल एस तक जाती है। आप अपने मिशन के दौरान जब भी अपना मिशन को कंप्लीट करके आओगे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और आपकी रैंक भी बढ़ा दी जाएगी। और अपने क्लाइंट की कोई सी भी रिक्वेस्ट पे आप किसी भी जॉब को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब ई रैंक की हो या फिर ट्रिपल एस रैंक की हो, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। बस फर्क इतना है कि इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसे कंप्लीट करने में आपकी रैंक बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग गिल्ड से हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मर्चेंट गिल्ड पे रजिस्टर कर दो। हमारा लड़का बताता है कि दरअसल जो उसका कार्ड है वो उससे खो चुका है। रिसेप्शनिस्ट बताते हैं दरअसल जो आपका डुप्लीकेट कार्ड है वो आपको दूसरे शहर में बनाना पड़ेगा, जिस शहर का नाम टीसीज है। माकुटो चेक कर रहा होता है कि यहाँ का सबसे खतरनाक जॉब डबल एस रैंक और 444 लेवल का है। वहीं दूसरी ओर जो मियो और तोमोई होते हैं अपना लेवल चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे तोमोई का लेवल होता है 1320 और मियो का होता है 1500। तोमोई मानने को तैयार ही नहीं होती कि मियो से ज्यादा ताकतवर है, पर मगर तभी वो दोनों इस गिल्ड के टॉप 2 एडवेंचरर बन चुके होते हैं पावर के मामले में। और तीसरे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर का नाम है सोफिया, जिसका की लेवल 920 है और वो ट्रिपल एस रैंक की डीमन स्लेयर है, जिसने की एक ग्रेटेस्ट ड्रैगन लेंसर को हरा रखा है। तोमोई के मन में चल रहा होता है कि अच्छा लेंसर, मुझे लगता है कि वो अपनी किसी गलती से हारा होगा वरना वो नहीं हारता। इसके बाद माकुटो भी अपना लेवल चेक करने जाता है। उसे लगता है कि उसका थोड़ा बहुत लेवल बढ़ चुका होगा अब तक की फाइट को लेकर, पर मगर हमेशा की तरह उसका लेवल 1 और रैंक ई ही होती है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है सब कुछ देखने के बाद। सभी लोग बात करने लग जाते हैं यही होता है एक अमीर बाप का बेटा जिसके पास 2 सर्वेंट है जो कि उनसे ताकतवर है और उनकी ताकत को लेके वो दादागिरी करता है। और यहीं पे 2 जो एडवेंचरर होते उनके ऊपर नजर गड़ाए हुए थे। अब वो लोग थोड़ी देर बाद एक होटल पे जाते हैं जहाँ पे वो पूछते हैं कि कितना यहाँ का प्राइस है। वो आदमी बताता है कि 6 गोल्ड पर नाइट का। तो मोई कहते 6 गोल्ड पर नाइट, पर मगर हमने जो इससे पहले वाला होटल देखा वहाँ तो 1 गोल्ड पर नाइट था। तभी वो लड़का कहता है जो हमारा होटल है इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है और ये 5 स्टार होटल है। तब मोई अपना गिल्ड कार्ड दिखाते हुए कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, पर मगर अगर मुझे यहाँ का सामान पसंद नहीं आया तो ये पूरा का पूरा होटल मैं तोड़ दूंगी। वो पर्सन डर चुका होता है। वो कहते हैं कि दरअसल जो ये होटल है इसका प्राइस 2 गोल्ड कॉइन पर नाइट है और वो उनसे माफी मांगता है झूठ बोलने के लिए। जब वो लोग अपने रूम में होते हैं वो कहने लग जाते हैं जो यहाँ के सामान है वो काफी ज्यादा महंगा नहीं है। इसके बाद जो माकोटो और मियो होते हैं वो खाना खाने के निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि तोमोई हमारे वैगन का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका पीछा करा जा रहा है जब से वो टाउन में एंटर करे हैं। हमारे वैगन के ऊपर चोरी का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे मर्चेंट बन के आए हैं और तोमोई तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने आज काफी सारी हरकतें करी है। तोमोई रोने लग जाती है, पर मगर थोड़ी देर बाद वो वैगन के ऊपर बैठ के गार्ड कर रही होती है और काफी सारे लोग उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। यहाँ पर जो मियो होती है हमारे लड़के को पकड़ के चल रही होती क्योंकि उसे खाने खा के बहुत ज्यादा मजा आ चुका था। लेकिन तभी उसके पीछे एक छोटी बच्ची आती है और कहती कि मुझे आप दोनों से कोई रिक्वेस्ट करनी है। तभी जो माकुटो होता है मियो कहता है कि उस बच्ची को जाके देखो, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो मियो होती है काफी सारा डरावनी आवाज में कहती कि क्या हुआ बच्ची, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से जाओ, हम दोनों की इतनी हसीन रात को खराब मत करो। तभी जो माकुटो होता है मियो को अपने पास बुलाता है और उसके सर में टपली मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो। वो एक छोटी बच्ची है, उसके साथ ऐसे बात मत करो। मियो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई हम दोनों को इंटरप्ट करे। उन दोनों को ऐसा लड़ता देख जो वो बच्ची होती है वो हंसने लग जाती है, जहाँ पर जो माकुटो होता है खुद ही उस लड़की से बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो लड़की रोते हुए माकुटो को हक करते हुए कहती है कि मुझे आपसे मदद चाहिए, जहाँ पे माकुटो कहता है अभी तुम हमारे साथ हमारे होटल चल लो। माकुटो को बच्ची मेंटली स्टेबल नहीं लग रही होती। तभी हम देखते हैं पीछे से एक एडवेंचर सब कुछ देख के हंस रहा था, मानो कि ये सब उसका प्लान का हिस्सा हो। होटल में हम देखते पहुंच जाने का बच्ची बताती है मेरा नाम रिनोन है और मैं अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रही थी और हमने डिसाइड करा कि हम इस टाउन में कुछ टाइम के रुकने लग जाएंगे। एक दिन मेरी सिस्टर काम के सिलसिले में बाहर गई और वो तब से वापस नहीं लौटी। इस बात को लेकर 1 महीना बीत चुका है और रेंट न देने की वजह से रिनोन जिस शहर में रह रही थी उसे वहाँ से निकाल दिया गया। माकुटो सोच रहा होता है जो ये टाउन है कुछ ज्यादा ही अजीब है, पता नहीं यहाँ पे मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके कैरेज के ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया था और उनके कैरेज लूटने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर मगर तभी वहाँ पे तोमोई आ जाती है उनके पीछे से और वो सभी को बड़े आराम से डोमिनेट कर रही थी जैसे कि वो एक मच्छर को मार रही हो और वो 2 लोगों को बीच से काट देती है। वो कहती है क्या मेरी ब्लेड इतनी शार्प है, मुझे तो पता ही नहीं था। बाकी सारे लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं, पर मगर तोमोई एक पर्सन को पकड़ लेती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। माकुटो तोमोई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहते हैं कि अगर बाकियों को पता चल जाता कि तुमने किसी को मारा तो क्या होता। वो तो शुक्र हो मियो का कि उसने उन लोगों को खा लिया और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम देखते तोमोई जिस पर्सन को पकड़ के लेके आई थी दरअसल वो एक लड़की होती है। यहाँ पे जो रिनोन होती है वो कहती है माकुटो क्या तुम बात कर सकते हो। माकुटो कहते हैं अपनी ही लैंग्वेज में कि मैं हाँ कर सकता हूँ। दरअसल इस टाइम वो डीमन लैंग्वेज बोल रहा होता है। रिनोन कहती है कि ब्ला 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 का मतलब क्या है। माकुटो को याद आता है कि वो डीमन लैंग्वेज बोल रहा है ना कि ह्यूमन लैंग्वेज, जिस वजह से वो बच्चे से लिख के बातें करने लग जाता है और कहता है कि थोड़ा सा खाना बच रखा है तुम उसे खा के सो जाओ। ये सुनने के बाद तोमोई अंदर से पूरी टूट जाती है। वो कहती है क्या मास्टर मेरे लिए खाना नहीं लाए
और जो लाए वो इस बच्चे को खिला रहे, मेरा क्या होगा। यहाँ पर तभी जो रिनोन होती है माकोटो को एक फोटो देते हुए कहती है कि मेरी बहन की फोटो और ये मैंने बनाई है। तो इसके बाद जो मियो होती है बाहर से डेड बॉडीज को खा के अंदर आ रही होती है और वो माकोटो को देखती कि माकोटो उस लड़की की मेमोरीज को देख रहा होता है। माकोटो कहता है कि इस लड़की की मेमोरी देखकर इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि रिनोन की बहन कहाँ पर होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाओ और उसे जाके अभी रेस्क्यू कर लो। और उसने काफी गुस्से में बोला होता है। वो दोनों मना नहीं करते, थोड़ी देर बातें करके वो निकल जाते हैं। जहाँ पर माकोटो कहने लग जाता है फोटो देखने की बात क्या ये वही लड़की है मेरी जूनियर हाशिकावा। यहाँ पर मियो कहने लग जाती है तो मोई को जो माकोटो हमेशा शांत रहता था, पर उस लड़की की फोटो देखने के बाद मैंने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा है। ऐसा हो सकता है जो रियोन है उसकी सिस्टर माकोटो की कोई फ्रेंड हो। तो मोई कहती कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि मैंने उसकी सारी मेमोरीज को देखा है। मियो जेलस होते हुए कहती कि तुमने उसकी सारी मेमोरीज को देखा है, तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो मोई कहने लग जाते इसके बारे में तुम्हें ही सोचना होगा, वैसे भी अभी इन लोगों का मिशन है रिनोन की सिस्टर को ढूंढना, वरना माकोटो हम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। और अगले दिन जो माकोटो होता है रिनोन को मार्केट लेके आ रखा होता है, जहाँ पे वो उसे बताते कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ तुम्हारी बहन को बचाने गए हैं और वो उसे लेके जरूर आएंगी। जो रिनोन होती है वो थोड़ी उदास लग रही थी क्योंकि उसकी बहन ने कर्जा ले रखा था और उसने सोचा था कि वो मॉन्स्टर को डिफीट कर देगी, पर मगर ऐसा वो कर नहीं पाई और कर्ज धीरे धीरे करते इतना बढ़ चुका था कि अब वो उसे पे भी नहीं कर सकती। जहाँ पे वो अपनी बहन को कुछ पैसे देते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम पास वाली सिटी में यहाँ से भाग जाओ और मैं जा नहीं सकती तुम्हारे साथ क्योंकि मेरे को यहाँ पे रहकर कर्जा पे करना है। रिनोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बहन की बात मान लेगी। जैसी वो भागने वाली होती है पर मगर तभी उसे वो एडवेंचर पकड़ लेता है जिसको कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बाद हम रिनोन की बहन को एक कमरे बंद देखते हैं जहाँ पे वो बता रही होती है अपने मन के अंदर जो हमारी फैमिली है वो हमेशा से एक एडवेंचर रही है, पर मगर जो उनका एक पूर्वज था वो एक मॉन्स्टर से हार गया। उसके साथ साथ वो अपने फैमिली ट्रेजर सॉर्ट को भी उसी बैटल में हार गया और वो अपनी फैमिली के ऑनर को वापस रिगेन करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं सब कुछ हार चुकी हूँ और जो तोमोई और नियो होते हैं उसको तब तक ढूंढ चुके थे और नियो उसे हील करने लग जाती है। जब वो ठीक हो जाते हैं वो उसे बताते हैं कि दरअसल वो उसे यहाँ पे रेस्क्यू करने आए हैं, वो उनके पीछे चली। दरअसल जो गेट होता है वो लॉक था तो नियो ने पूरी दीवार को ही सड़ा दिया होता है। जिसके बाद वो तीनों जा रहे होते हैं पर मगर तभी उनके सामने एक एडवेंचर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। दरअसल वो इस सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचर होता है। यहाँ पे जो हमारा लड़का था उसने अपने विलेज में उगाए हुए फ्रूट 500 गोल्ड कॉइन बेच दिए होते हैं। वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने महंगे बिक जाएंगी। और जब वो लोग होटल वापस जा रहे होते जो रिनोन होती उसी गैंग के एक पर्सन को नोटिस कर लेती है और कहने लग जाती है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं अभी आती हूँ, जरा मैं घर पे कुछ सामान भूल गई। लेकिन माकोटो के दिमाग में चलता है उसे तो घर से निकाल दिया गया था तो वो किस घर की बात कर रही है। तो हमारा लड़का अपने माना का यूज करता है और रियोन को ट्रैक करने लग जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल वो उसी एडवेंचर से मिली थी जो कि गिल्ड में था और वो सस्पिशियस भी लगा। रियोन बता रही होती दरअसल उस लड़के ने कुछ अननोन फ्रूट्स को बेचा और उसके बदले उसे 500 गोल्ड कॉइन मिल गए। वो एडवेंचर कहता है जो 500 गोल्ड कॉइन है तुम उसे चुराओ और मुझे लाकर दे दो, जिस वजह से तुम्हारी सिस्टर का डेब्ट भी पे हो जाएगा और तुम दोनों बहनें खुशी खुशी साथ में रह पाओगी। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। जहाँ पे रिनोन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि माकोटो ने मेरी इतनी मदद करी और मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ। माकोटो ने अपने माना की मदद से सब कुछ सुन लिया होता है, उसे पता होता है कि वो क्या करने वाली है। यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है वो कहने लग जाता है रिनोन की सिस्टर को कि दोहा तुम तो हिल भी नहीं पा रही थी ना, तो तुम अब कैसे खड़ी हो चुकी हो। तभी उनका लीडर मिल्स आ जाता है और कहता है अरे वाह, यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रही थी पर मगर तभी तुम ही हंसते हुए कहती है कि तुम कितने डरपोक हो, तुम पीछे छुप के अपने लोगों से काम करवाते हो, ये नहीं कि खुद सामने के काम करे, कितना फट्टू है। पर तभी दूसरा पर्सन कहने लग जाता है कि जो तुम्हारे लेवल है दोनों के वो फेक है, अगर वो रियल होते तो वो जो ह्यूमन की बेस में डेमी ह्यूमन था तुम्हें उसे मारने के लिए भेज दिया गया होता। इसके पास खतरनाक माना है और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तभी हमारे दोनों लड़के कहने लग जाती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारा लेवल रियल है पर मगर हम उसे हरा ही नहीं सकते क्योंकि दरअसल वो माकोटो होता है। तभी मिल्स कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा और फेम देंगे। तुम्हें तो पता ही है कि जो वो अमीर लड़का है वो एक नंबर का फट्टू है और उसके बस की बात कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसकी फैमिली के पीछे पैसों की वजह से हो, तो पैसे मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, तो मेरी टीम में आ जाओ। माकोटो की बात सुनने के बाद हमारे दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो काफी पावरफुल पंच का यूज करते हैं दोनों के दोनों पर, मगर मिल्स अपने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बना के उन दोनों के पंच को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पर रिनोन होटल के बाहर बैठ रखी होती है और वो कहती है कि मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ। यहाँ पर होटल का रिसेप्शनिस्ट आता है और कहता है कि तुम एक भिखारी लड़की यहाँ पर क्या कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से। माकोटो बाहर आते हुए कहता है कि तुमने उसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मेरी वो एक साथी है। और रिसेप्शनिस्ट की फट चुकी होती है उसे देखकर। तब जो तोमोई होती है वो आगे आते हुए कहती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ पर मगर चिंता मत करना, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, अगर मार भी दिया तो कोई बात नहीं, पर मगर तुम जिंदा रहने की कोशिश करना क्योंकि मियो भी तुमसे बदला लेगी अभी। और हम देखते तोमोई अपने एक ही पंच में पूरे बैनर को तोड़ डालती है, जहाँ पर वो आदमी पीछे जाके गिरता है और सबको उड़ा उड़ा के मारने लग जाती है। हम देखते हैं जो मियो होती है उसके पीछे से कोई अटैक करने वाला था पर मगर मियो से एक चाटे में ढेर कर देती है और वो नील्स को पकड़ के बहुत ज्यादा मारती है और उसके मुंह पे इतने चाटे मारती है
कि उसका पूरा मुंह सूज जाता है, तब जाके उसे शांति मिलती है। यहाँ पे तोमोई उनके लीडर को पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जो तुमने तोया के साथ करा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी सर्वेंट आ जाते हैं उनके, जिनको कि उन लोगों ने अवैध तरीके से पकड़ रखा था और वो उनसे काम करवाया करते थे। यहाँ पे हमारी दोनों लड़कियां उनके बेस को तोड़ने लग जाती है, पर मगर जो नील होता है पीछे से तोया के गले में चाकू रख देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। पर मगर हमारी दोनों लड़कियां उसके मुंह पे इतनी जोर से पंच मारती है, उसका नामो निशान नहीं दिखता कि वो कहाँ गया। वो दोनों कहती है कि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, पर मगर माकोटो के इंसल्ट हम नहीं सुन सकते और उन दोनों के पीछे बहस होने लग जाती कि मैंने ज्यादा लोगों को मारा है, नहीं मैंने ज्यादा लोगों को मारा है। पर मगर दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे होते किसने ज्यादा लोगों को डाउन किया है, तो वो दोनों अपनी ताकत तोया को दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही बताओ तुम्हें क्या लगता है कि किसने ज्यादा लोगों को डाउन करा होगा। तोया बेचारी काफी ज्यादा घबरा रखी होती है, वो कहती है कि मैं क्या बताऊं। और इस बात को लेके उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पूरा टाउन ही तबाह हो जाता है। देखते ही देखते पूरा टाउन का नामो निशान मिट गया। पर मगर जो तोया होती है अपनी बहन से मिल जाती है, दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोया उन तीनों का शुक्रिया अदा कर रही होती है। माकोटो अपने मन में कह रहा होता है जो तोया है वो बिल्कुल सेम टू सेम हाशिकावा की कॉपी है। और दोनों बहनें एक दूसरे को हक करके सो जाती हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद माकोटो उन दोनों को बांध देता है और अपने साथ वो एक तीर लेके आ रखा था, जहाँ पे उन दोनों को लपेटते वो कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तोया को बचा लिया। पर मगर तुम्हें किसने कहा था कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक पूरे के पूरे शहर को तुम दोनों मिट्टी में मिला दो। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ने तीर से उड़ा देता है काफी दूर। पार्ट 2 की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि माकोटो को अनदर वर्ल्ड में आए हुए 1 महीने से ऊपर बीत चुका है और माकोटो अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो कर रहा है और उसे अभी तक ये पता चला है कि यहाँ पर उसकी दुनिया की तरह ही ह्यूमंस रहते हैं, पर मगर उनकी बॉडी में मैजिक एनर्जी होती है। कुछ डेमी ह्यूमंस, कुछ मॉन्स्टर और ऐसे ही कई सारी प्रजाति रहती है। और दरअसल जो गॉडेस है उनकी नजरों में सिर्फ ह्यूमंस को ही अच्छा माना जाता है, जिनको की वो ब्लेसिंग्स और काफी सारी पावर देती है। और उन्होंने ह्यूमंस को बहुत ज्यादा सुंदर बना रखा है और टेम्पल में वर्शिप करने की वजह से आप लोग गॉड की लैंग्वेज भी सीख सकते हो। पर मगर डीमंस को डिस्क्रिमिनेशन देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से काफी बार वॉर्स भी हो चुकी है। और दरअसल जो माकोटो है उसे नई सिटी में आ जाने के बाद रिनोन की सिस्टर टोया और बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। पर मगर अगली सिटी टी-सीरीज में जाने से पहले वो गिल्ड में जाके इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिनका कि लेवल 1000 से ऊपर था और उन्होंने पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। ऐसा मानो कि लग रहा हो कि उस जगह पे कभी कुछ हुआ ही ना करता हो। और हमारे लड़के की इस बात पे सभी लोग बिलीव भी करते हैं, क्योंकि जो तोमोई होती है उसने सभी की मेमोरी को इरेज कर दिया होता है। पर मगर तोया और रिनोन की मेमोरी को छोड़कर वो बताते हैं जो मियो और तोमोई है उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को भगा दिया है, जिनका लेवल 1000 से ऊपर था। ये सारी चीजें बताने के लिए गिल्ड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। पर मगर अब शहर तबाह हो चुका है तो किस बात का गिल्ड। पर मगर आगे जाने के बाद जो तोमोई है वो यहाँ पर और भी चीजें तबाह कर सकती है, क्योंकि जो मियो का लेवल है वो उससे ऊपर क्यों है, इस वजह से लेके जो हमारा हारुका होता है बहुत ज्यादा चिंता में था। पर मगर वो जाता है और कहता है तोमोई तुम्हें पता है कि तुम्हारे और मियो की वजह से जो जेट्सुवा शहर है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, और मुझे पता है कि तुम माना नहीं चाहती कि तुम्हारा लेवल मियो से कम है, तो तुम समुराई एरंडी क्यों नहीं बन जाती। दरअसल ये वो होता है जब किसी समुराई का लेवल कम होता है तो वो अकेले ट्रेनिंग करने निकलते और अपनी स्किल को इम्प्रूव करके वापस आते हैं। तोमोई के मन में चल रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा और इससे जो माकोटो और मियो है वो मेरे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो वो कहती कि मैं बनूंगी और वो अपने सफर पे निकल चुकी होती है और वो कहती कि मैं जल्दी वापस लौटूंगी। उसके जाने के बाद जो मियो होती है वो कहने लग जाती है तोमोई इसका मतलब जा चुकी है, अब मैं और माकोटो, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। पर मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके सफर में उनके नए दोस्त शामिल हो चुके होते हैं, जहाँ पर रिनोन कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना मियो, मुझे पता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और हम तुम्हारे बीच में आ गई। मियो कहती कि गर्लफ्रेंड नहीं, मैं उसकी बस एक फॉलोवर हूँ। उन्हीं के बातों के बीच में जो माकोटो होता है सामने मॉन्स्टर को सेंस करता है, कहता है कि मियो जाके उन्हें खत्म कर दो। जो मियो होती है गाड़ी से उतरती है और एक के अटैक के अंदर सभी को मार गिराती है। तभी तो यह कहने लग जाती है कि हम मॉन्स्टर के मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं, वो काफी अच्छे दामों में बिक जाएंगी। हारुका कहता है कि हमें काफी ज्यादा दूर जाना है, इसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर मगर जैसे ही उसकी नजर तोया पे जाती है वो कहीं और देखने लग जाता है और वो कहते हैं कि जैसा तुम करना चाहो तुम वैसा कर सकती हो। पर मगर ये देखने के बाद जो मियो और रिनोन होते हैं वो बहुत ज्यादा चिढ़ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम क्या देख रहे हो ठरकी कहीं के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तोया होती है वो सारे मटेरियल्स को ले लेती है, पर मगर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। माकोटो कहता है कि ये सब मैं नहीं देख सकता। शाम को हमें दिखाया जाता है कि वो कैंप फायर लगाते हैं, मछली खाते हैं और अगले दिन फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो टी-सीरीज की बड़ी वाली वॉल के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि इस वॉल को पार करके टी-सीरीज शहर लग जाएगा, बस हमें इस वॉल को पार करने की जरूरत है। तभी तोया पूछती कि माकोटो जो ये तुम्हारी ट्रेडिंग कंपनी है तुम इसे टी-सीरीज शहर में भी कंटिन्यू करोगे। माकोटो कहता है शायद मैं कर सकता हूँ, पर मगर तभी उनके सामने एक रेयर मॉन्स्टर आ जाता है, इसका नाम होता है रूबी आईज। माकोटो कहते हैं कि जाओ मियो उन्हें खत्म कर दो, पर मगर अभी तक मियो लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक चुकी
होती है। ऊपर से लड़कियों की रिक्वेस्ट की उनके विंग्स को छोड़ देना, उनकी बॉडी छोड़ देना और उनके हेड को छोड़ देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। पर मगर उनकी बॉडी में सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ बचता ही कहाँ है। आखिरकार वो लड़की मारेगी क्या। अब होता है मियो का दिमाग खराब, वो कहती कि मैं कुछ नहीं करने वाली, जिसको खत्म करना है वो आगे जाओ। और ये बात सुनने के बाद बेचारा माकुटो अपनी गाड़ी से उतर चुका होता है उन्हें मारने के लिए। पर मगर लड़कियां कह रही होती कि माकुटो उन्हें मार पाएगा। माकुटो तभी सभी को बताता है दरअसल जो ये मॉन्स्टर है उसका वीक पॉइंट उसका हेड ही है, मुझे उसे तबाह करना होगा। पर मगर वो लड़कियां मना कर रही होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं क्या इन्हें मार पाएगा, ये तो लेवल 1 का है। तो यह कहती कि हमें उसके ऊपर भरोसा रखना होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है जो मियो है वो हमारे साथ है, वो सबको खत्म कर देगी। और यहाँ पे हमारा माकुटो एक एक करके सारे बीस्ट को अपने एरो से डाउन कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं। पर मगर जो एल्फ गर्ल होती है वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है जो उसके पास बो है वो ऑटो एम बो होगा, वरना वो लेवल 1 का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो मॉन्स्टर के अंदर से फिर से छानबीन करने लग जाते हैं और वैल्यूएबल सामान को निकाल लेते हैं। अब कुछ देर बाद जब वो सिटी के अंदर आते हैं तो वो गिल्ड में जाके रजिस्टर कर लेते हैं, जहाँ पर माकुटो अभी भी लेवल 1 का होता है। जहाँ पे मियो कहने लग जाती है मैं भी रजिस्टर कर लूं, पर मैं माकुटो से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा करा तो तुमोई फिर से आगे परेशान करने लग जाएगी। तभी जो माकुटो होता है वहाँ पे स्पेशल जॉब के पास जाता है और देखता है कि जो रिन ब्रांड कंपनी है उन्होंने क्वेस्ट डाला होता है कि उन्हें मॉन्स्टर की रूबी आइज चाहिए, जिनको कि अभी हमारे लड़के ने मारा होता है थोड़ी देर पहले। माकुटो के मन में चलता है कि अच्छा मौका है पैसे कमाने का, और वो कहता है कि तोया हमें अब सामान का बंटवारा कर लेना चाहिए। माकुटो को यहाँ पे काफी सारा रेयर चीज मिलती है और सभी को कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, जो सारी रेयर चीज है वो मैंने ले ली। पर मगर तोया कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मॉन्स्टर को भी तुमने हराया था, इसमें तुम्हारा हक बनता है। पर मगर सभी लोग उदास हो चुके थे क्योंकि वो लोग अलग अलग होने वाले थे। माकुटो कहते हैं कि जो हमारी जर्नी है सेलिब्रेट करने के लिए क्या हम रात को डिनर करें एक साथ। सब लोग हाँ करते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तोया कहती है कि मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ लूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। दरअसल जो ये कार्ड होते हैं इसके अंदर मैक्स मॉन्स्टर की जानकारी इवन पेड कंटेंट भी होते हैं। यहाँ पे हमें रात को दिखाया जाता है कि वो लोग तोया के चुने हुए रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रखे होते हैं और जो माकुटो होता है उसे वहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। लुइसा माकुटो को देखते हुए कह रही होती है कि मेरे को तुमसे कोई भी अटैचमेंट महसूस नहीं होती, पर मैं हैरान हूँ तुम्हारे बॉस स्किल को देखने के बाद। और यहाँ पर हेजल कुछ ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है। दरअसल जो हेजल है वो एक एल्केमिस्ट है। वो माकुटो कहने लग जाता है कि तुम रूबी आइस का क्या करोगे। माकुटो ने बताता है कि मैं एक ट्रेडिंग कंपनी में जाकर वहाँ पे उन आइस का ट्रेड करूंगा। और उन्हीं के साथ बैठी हुई एक डॉर्फिल कहने लग जाती है कि माकुटो क्या तुम ऐसा आर्म रेसलिंग करोगे, मुझे देखना है कि तुम कितने ताकतवर हो। और जो माकुटो होता है वो बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करता और वो डॉर्फ गर्ल को आसानी से हरा देता है। तोया कहने लग जाती है देखने के बाद क्या तुम एम्परन ट्रेडिंग कंपनी की बात कर रही हो, क्योंकि मैंने उनके बारे में रूमर सुने हैं कि वो ट्रेडिंग कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अपने ट्रेड को लेकर। अब डिनर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माकुटो मियो को कहता है कि पहले तुम रूम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मियो कहती कि पर मगर क्यों। माकुटो बताता क्योंकि वैगन से जाके मैं सामान लेके आऊंगा, मैं नहीं चाहता कि जेट्सवा सिटी की तरह हमारी वैगन के ऊपर हमला हो जाए। पर मगर मैंने सुना है कि जो भी उस ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम करता है उनके साथ अच्छा नहीं होता, इसी वजह से मैं पहले से केयरफुल रहना चाहता हूँ। तभी जो हमारी मियो होती है अपने मन में कहती है कि आज मैं और माकुटो रूम में अकेले होंगे और तुमोई भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम करेंगे। मेरे को लगता है जो आज की रात है वो काफी लंबी होगी। और जो माकुटो होता है थोड़ी देर बाद सामान को लेके आ चुका होता है और बताता है कि दरअसल कल सुबह मैं वापस डेमी प्लेन जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद वो अपने कपड़े उतार रहा होता है और ये देख के मियो की धड़कनें बहुत तेज हो रही होती है। वो कहती क्या वो मौका आ चुका है। और लेकिन तुरंत ही जो माकुटो होता है वो सो जाता है और ये देखने के बाद मियो का दिल टूट जाता है। वो कहती है अपने मन में मेरे को पहले ही दूसरे बेड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था ताकि हम दोनों एक बेड पर आराम से मजे कर सकते थे। मैं अगले दिन दिखाया जाते हैं कि वो दोनों डेमी प्लेन आ चुके होते हैं। माकुटो का बिहेवियर पूरी तरीके से बदल चुका था। माकुटो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि TCS में मैं एक ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर लूं। एमा तभी गुस्से में कहती कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो चुका है माकुटो, तुम यहाँ के लॉर्ड हो और तुम्हें एक लॉर्ड की तरह बिहेवियर करना चाहिए अपना। अब थोड़ी देर बाद जो एमा होती है माकुटो को हर स्पीशीज के बारे में बता रही थी कि कौन क्या काम कर रहा है। दरअसल आल्किया माउंटेन में सेटल हो रहे हैं और उनकी मदद मिस लिजर्ड और कर रहे हैं। डॉर्फ टूटे हुए घर को रिपेयर कर रहे हैं, मिस लिजर्ड फार्मिंग भी कर रहे हैं और शहर को गार्ड भी दे रहे हैं। और दरअसल जो बाकी ऑर्ग है वो माकुटो के लिए एक बड़ा सा कैसल बना रहे हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि हमने तुम्हारी मेमोरी में देखा था। और दरअसल यहाँ पे इसे मीटिंग के तौर पे भी यूज करा जाएगा। तभी जो माकुटो होता है पूछने लग जाता है कि तुमोई कहाँ पर है, तुम्हें पता है कुछ। एमा कहती कि मेरी उससे काफी टाइम से बात नहीं हुई है तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। वैसे छोटी तुमोई तुम्हारी उससे बात हुई है, पर मैं वो भी मना करती है। तभी जो एल्ट होते हैं वो काफी तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने एक स्पेशल डिवाइस बनाया है जिसे पहनने के बाद कोई भी डॉर्फ या नॉर्मल ह्यूमन बहुत तेज भाग सकता है। और वो माकुटो कहते हैं कि तुम सब मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पहुंच चुके थे। दरअसल वहाँ पे लेदर आर्मर, स्केल आर्मर और काफी सारे आर्मर होते हैं, जहाँ पे वो कहने लग जाते कि आप
इनमें से कौन सा लेना चाहोगी? माकोटो उन सारे आर्मर को देखते हुए कहते हैं कि मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को आर्मर पसंद नहीं है, और वैसे भी हम लोग एक ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर रहे हैं, उसमें आर्मर की जरूरत नहीं होती। और ये सुनने के बाद सभी का दिल टूट जाता है। माकोटो नोटिस करता है कि उन सभी को बुरा लग रहा है, तो वो कहता है जो स्ट्रेंज कोट है मैं इसे लेना चाहूंगा। एल्ड बताते हैं जो ये कोट है ये रुगुई ने बनाई है। रुगुई बताता है दरअसल इस कोट के बारे में कि ये प्रोटेक्टिव गियर अमाउंट ऑफ माना को एब्सॉर्ब कर लेती है, और दरअसल जो मैंने तुम्हें रिंग दी थी उसका क्लोथिंग वर्जन है, लेकिन जो ये रैपिडली माना को एब्सॉर्ब करता है। अगर तुम इसे पहनोगे तो माकोटो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, पर मगर जो माकोटो होता है उस क्लोथ को पहन लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। कोई काफी ज्यादा हैरान होने के बाद बताता है दरअसल ये हाई फिजिकल और अमाउंट ऑफ माना को रिकवर करती है, और जब आप माना को रिवर्स करते हो आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। माकोटो इसका ट्राई करता है पर मगर तभी उसका कोट फट जाता है क्योंकि वो और माना को एक्सपेंड नहीं कर पा रही होती। रुगुई बताने लग जाता है एकदम फायर होते हुए कि अब मैं ऐसा कोट बनाऊंगा जिसे पहनते साथ तुम्हारी मौत हो जाए। अब माकोटो आल की स्पीसीज से मिलता है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करना सीख रहे होते हैं, पर मगर वो अपनी फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते। वो माकोटो को पॉइजन फायर कोरल दिखाते हैं जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़े थे। माकोटो ने देखते हुए कह रहा होता है जो ये पॉइजन है इनके अंदर ये बहुत ज्यादा है, किसी भी इंसान ने अगर इसे खा लिया उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो मियो होती है बड़े आराम से और चाव के साथ उन्हें खा रही होती है जैसे कि मानो वो कुछ भी ना हो। इसके थोड़ी देर बाद जो माकोटो होता है वापस से अकेले टीसी से आ जाता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अभी तक तो मुझसे कोई भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है, और जो मियो है बस वो खाती रहती है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे अकेला आया हूँ, और मैं रैम्प्रेंस ट्रेडिंग कंपनी में आज अपने मटेरियल बेच के रहूंगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गलती कर रहा होता है, जहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी का मालिक कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं साथ और कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता। माकोटो के माइंड में चल रहा होता है मेरे को लगा था कि जो यहाँ पे चीजें हैं बहुत ज्यादा स्मूथली जाएंगी, पर मगर यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई भी बात नहीं बनने वाली। अभी हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और कहता है कि मुझे एम्प्रेंट के जॉब के बारे में जानना है, जो भी तुम जानते हो, और मुझे ये बताओ कि जॉब को किसने एक्सेप्ट करा है। यहाँ पर माकोटो वापस से फिर से बातें करने लग जाता है। दरअसल ये जो पर्सन है इनका नाम पैट्रिक रेनब्रांट होता है जो कि रेनब्रांट ट्रेडिंग कंपनी के मालिक होते हैं। माकोटो कहता है कि मैं ज़ेटसुया से यहाँ पर आया हूँ और मेरी रैंक ई है और मेरा लेवल 1 है। माकोटो ने ये भी कहता है कि मैं अपना बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करना चाहता हूँ। पैट्रिक को लग रहा होता है कि माकोटो उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने आया है ताकि फ्यूचर में उसे अपने बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत ना आए, तो वो कहते हैं मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। वैसे ही मुझे आंट मॉन्स्टर की रूबी आइज चाहिए जो कि एक रैंक ई और लेवल 1 का एडवेंचर मुझे कभी लाके नहीं दे सकता, पर मगर जो हमारा माकोटो होता है उसके सामने 2 रूबी आइज को ला जाता है। पैट्रिक कहता है क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है, मैं मान ही नहीं सकता कि लेवल 1 और ई रैंक का एक एडवेंचर से लेके आ जाए। तभी माकोटो पूछता है कि आपको ये आइस क्यों चाहिए, बताता है कि मेरे को एक एमोरेशिया मैजिक क्योर मेडिसिन बनाना है। दरअसल जो मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियां हैं वो दरअसल मैजिक डिजीज से काफी ज्यादा जूझ रही हैं, और दरअसल वो डिजीज लेवल 8 की है। दरअसल ये एक विच डॉक्टर ने करा है जहाँ पे मैंने उसे पकड़ के उससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, लेकिन उसने सिर्फ मुझे इतना बताया दरअसल जो ये डिजीज है वो लेवल 8 की है, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया और वो मारा गया। माकोटो पैट्रिक इसको कहता है कि जब भी आप मेडिसिन बनाने का डिसीजन लो तो मुझे बता देना, मैं एक एल्केमिस्ट एक्सपर्ट को जानता हूँ जो कि आपकी मदद कर सकता है बहुत ज्यादा। पैट्रिक बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुमने हमारा आधा काम कर दिया, बस हमारा आधा काम अब ये बचा है कि हमें 4 और रूबी आइस चाहिए होंगी कि हम थोड़ा और डोज बना सके। तो हमारा माकोटो उन्हें रूबी आइस दे देता है, जिसको देखने के बाद पैट्रिक और उसके जो सारे एम्प्लॉय होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रोने लग चुके थे। माकोटो को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं कि हम मेडिसिन किसी और दिन बनाएंगे। माकोटो कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं एक मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करने वाला हूँ। पैट्रिक कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम्हें टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो कहते हैं क्या टेस्ट, और वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है टेस्ट का नाम सुनने के बाद। वो कहते हैं कि अब कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। मर्चेंट गिल्ड आने के बाद उसे पता चलता है कि उन्हें मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करने के 2 टेस्ट देने पड़ते हैं, और वो दोनों टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। पहला टेस्ट होता है एक रिटर्न टेस्ट जो कि गिल्ड में कभी भी आने के बाद दिया जा सकता है, और दूसरा उसे कुछ मॉन्स्टर को इकट्ठा करना होगा, और दोनों टेस्ट में पास होने के बाद उसे अपना डिपोजिट या फिर अपनी एनुअल फीस या फिर अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देनी होगी इस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। अगर तुम टेस्ट में एक बार फेल हो गए तो तुम्हें 6 महीने के बाद फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। माकोटो कहता है कि ठीक है मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूँ जो कि 2 गोल्ड कॉइन की होती है और काफी ज्यादा महंगी भी। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं तो वो इस कंपनी में काम करके ही इसे पढ़ लेते हैं। मगर माकोटो 2 गोल्ड कॉइन देकर बुक को खरीद लेता है, और जब वो उसे पढ़ता है वो कहता है क्या। रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि ये फीस क्यों हो चुका है, मुझे लगता है क्वेश्चन देखने के बाद इसकी फट चुकी है, लेकिन तभी माकोटो कहता है कि मैं अभी के भी टेस्ट देना चाहता हूँ। माकोटो बुक को पढ़ रहा होता है, पर मगर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो किसी टेस्ट पेपर दे देता है। माकोटो से सॉल्व करते हुए कह रहा होता है कि इसमें ऐसे ऐसे सम्स है जो कि 1st या 2nd ग्रेड में होते हैं, और दरअसल माकोटो पढ़ाई में अच्छा होता है तो फटाफट टेस्ट को दे देता है और सारे क्वेश्चन उसके सही होते हैं। दरअसल जो एग्जामिनर होते हैं माकोटो के टेस्ट पेपर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। वो कहते हैं क्या ये तो काफी सारे सही जवाब हैं, और इस टेस्ट
सकते हैं पर में एक भी गलती नहीं है। अगर अभी तुम्हें 4 मॉन्स्टर के मटेरियल को कलेक्ट करना होगा, वो भी हाई क्वालिटी के, वो भी 3 दिन के अंदर। एग्जामिनर माकुटो को बताते हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम तुम्हें 50 लेवल का होना पड़ता है। पर मेगा माकुटो कहता है कि मैं लेवल 1 का हूँ, मुझे इसे पास करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जो माकुटो होता है अपनी पॉकेट के अंदर से 4 मटेरियल को बाहर निकाल लेता है जो कि उसी लेवल के होते हैं जो कि उन्हें चाहिए थे। एग्जामिनर की फट चुकी होती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आए। माकुटो बताते हैं कि दरअसल मेरे पास कुछ एडवेंचर्स हैं, उन्हें मैंने अपने वैगन में लिफ्ट दी और उन्होंने मुझे ये मटेरियल दे दिए। एग्जामिनर कहते हैं क्या इतने दिल वाले एडवेंचर्स तुम्हें कहाँ पर मिल गए भी ऐसी मतलब भरी दुनिया में। यहाँ पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने पहला ऐसा एक पर्सन देखा जो कि एकदम से आया, उसने टेस्ट पास कर लिया और फुल मार्क्स से पास भी हो गया। और वहाँ से आने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है जो तुम्हारा गिल्ड कार्ड है वो कल तक बन के आ जाएगा, तो आप कल आके अपना गिल्ड कार्ड ले लेना। माकुटो अब जा रहा होता है पर मेरे को उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और माकुटो के माइंड में चल रहा था कि कल वो तोमोई से कांटेक्ट करेगा। पर मेरे यहाँ पे जो तोमोई होती है वो काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, इसमें कि एक जायंट क्रैब था और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो जायंट क्रैब को पका रहे होते हैं। तभी और कहने लग जाते कि आपको क्या यंग मास्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं कि आप यहाँ पर आ चुकी हो। तोमोई कहती है कि मैं बाद में कर दूंगी, चिंता मत करो। अभी सभी लोग जायंट क्रैब को खा रहे होते हैं जो कि बहुत सा डिलीशियस होता है। तभी एक और आता है और बताने लग जाता है कि जो मियो है वो यंग मास्टर्स की मेमोरीज को देख रही है। पर मगर ये सुनने के बाद तोमोई काफी ज्यादा डर चुकी होती है, वो कहती है क्या जो ये मियो है यंग मास्टर की मेमोरीज को ना खा जाए, जिसमें मेरे ड्रामा की लिस्ट है और वो मैंने अभी तक नहीं देखे। ये सोचने के बाद वो भागी भागी मेमोरीज वर्ल्ड में आती है और देखती है जो मियो होती दरअसल सिर्फ वो मेमोरीज को ट्रांसलेट कर रही थी। और दरअसल एमा तोमोई को भी कहती कि हमारी मदद करो उसे ट्रांसलेट करने में, और अगर तुम मना करती हो तो मैं माकुटो को बता दूंगी कि तुम डेमी प्लेन आ चुकी थी और तुमने एक जायंट क्रैब बना के खाया, वो भी बिना उसे इन्फॉर्म करे। तोमो ये सुनने के बाद डर चुकी होती है, वो कहती कि तुम चिंता मत करो मैं ट्रांसलेट करूंगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रांसलेट करने के बाद वो कहती कि बहुत ज्यादा टाइम बच रखा है, तो मेरे को लगता है कि मैं कोई ना कोई ड्रामा देख लेती हूँ। पर लेकिन मैं उसे ऐसा करने से मना करती है तो तोमोई कहती कि तुम भी तो देख रही हो। मैं कहती कि मैं देख नहीं रही हूँ, मैं उसे ट्रांसलेट कर रही हूँ। तोमोई कहती कि जो भी बात हो पर मगर तुम कुछ टाइम के लिए माकुटो के साथ बिल्कुल अकेली थी, तुमने क्या करा। एकदम से हम देखते हैं सुनने का वो ब्लश करने लग जाती है और कहती है हाँ हम दोनों एक ही कमरे में थे और मैंने माकुटो को सोता हुआ देखा, उसे देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो मोई कहती क्या बस इतना ही। तभी हम देखते हैं जो मियो होती है वो कहने लग जाती कि तुम्हें माकुटो को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि तुम यहाँ पर वापस आ चुकी हो। तो मोई कहती कि हाँ मैं बता दूंगी, अभी वैसे भी काफी टाइम बच रखा है। लेकिन तभी मियो को माकुटा की मेमोरीज में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिख जाती है जो कि उसने कभी पहले नहीं देखा था, ना ही उसने खाया था। तो वो कहती है तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। यहाँ पर माकुटो एक रेस्टोरेंट पे आ रखा होता है जहाँ पे इसके साथ वही गिल्ड वाला लड़का था जिसने कि उसके ऊपर नजर रखी थी। और माकुटो को यहाँ पे मेन्यू समझ ही नहीं आ रहा होता, तो वो कभी कुछ मंगाता है कभी कुछ, जो कि उसे पीना या फिर खाना नहीं होता। दूसरी ओर हमें छोटी तोमोई को दिखाया जाता है जो कि फलों को स्टोर कर रही होती है, पर मगर उनमें से वो एक फल को खा लेती है और एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ पर माकुटो भी आ चुका होता है। उसे देखने के बाद वो डर चुकी होती है, अपने फल को छुपा रही थी। माकुटो कहते हैं कि छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे फल खाने आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। छोटी तोमोई कहने लग जाती है आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्योंकि जो बहुत सारे फल हैं वो कम स्टोर हुए हैं यहाँ पे। और वो उसका रीजन बताते हुए कहती है जो यहाँ का टेम्परेचर है कभी एकदम ठंडा हो जाता है कभी एकदम गर्म, और दरअसल कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे बर्फ भी पड़ी थी। माकुटो अपने मन में कहता है कि मेरे को जल्दी इसका रीजन भी ढूंढना होगा कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वरना हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। वैसे मुझे ये बताओ क्या इल्यूशन सिटी का काम शुरू हो चुका है। छोटी तोमोई हाँ करती है, कहती है कि वो काम शुरू हो चुका है, पर मगर मुझे आपका प्लान के बारे में समझ नहीं आया। माकुटो से बताता है कि दरअसल हम लोग एक फेक सिटी बनाएंगे जहाँ पे हम एडवेंचर्स को आने देंगे, उन्हें और फ्रूट दे के वापस भेज देंगे। जैसे वो एडवेंचर अपने विलेज में जाके बताएंगे कि यहाँ के फ्रूट कितने अच्छे हैं, तो यहाँ पे लोग आना शुरू कर देंगे और हमारे फ्रूट हथियार और बाकी सामान खरीदने लग जाएंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी माकुटो को तोमोई का टेलीपैथी वाला मैसेज मिल जाता है जहाँ पे वो कह रही होती कि मास्टर फटाफट मेमोरी फोर्ड में आ जाओ, जो मियो है यहाँ पे हंगामा मचा रही है। और जो हमारा माकुटो होता है जाकर देखता है जो मियो होती है उसने तोमोई का कॉलर पकड़ रखा था और कहती कि मुझे मेमोरी देखनी है, पर मगर तोमोई कह रही होती कि मेरे पास वो नहीं है। अभी जो मियो होती तोमोई को ब्लैकमेल करती कि अगर तुमने मेरे को मेमोरी नहीं दिखाई तो मैं जो बाकी मेमोरी है सबको खा जाऊंगी। ये सुनने के बाद तोमोई बहुत ज्यादा डर चुकी होती क्योंकि उसमें उसके वाले एपिसोड्स भी थे जो कि उसे नहीं देखे। माकुटो आल्की से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आल्की बताती है असल जो मियो है यहाँ पे बैठ के मेमोरीज को ट्रांसलेट कर रही थी और जो तोमोई है बिना बताए सभी को डायमंड प्लेन में वापस आ गई और इसने यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ा क्रैब पकाया, जिसके बाद मियो ने एक मेमोरी देखी, उसके बाद से अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। माकुटो तभी तोमोई को पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जो तोमोई होती है बताने लग जाती है मियो पागल हो चुकी है और मियो कह रही होती है कि तुम तोमोई का पक्ष मत लेना। तभी माकुटो कहते हैं कि तोमोई अगर तुम यहाँ पर आ चुकी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मियो कहने लग जाती है आपको क्यों बता दी, इसे सीक्रेटली ड्रामा देखना था और इसने यहाँ पे आने के बाद जॉइंट क्रैब पका के भी खाया। माकुटो पूछा होता है कि तुम दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही है। तोमोई बोलने लग जाती है कि पता नहीं
मियो ने आपकी मेमोरीज में क्या देख लिया है, अब वो उसका सेकंड पार्ट देखना चाहती है। माकोटो को लगता है जो मियो है वो भी जापानीज ड्रामा में खो चुकी है, पर मगर मियो कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो दिखाती है माकोटो की दरअसल वो क्या देखना चाहती है। और दरअसल वो एक मॉर्निंग किड शो होता है। मियो बताने लग जाती है कि दरअसल मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और मेरे को वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। तभी जो माकोटो होता है वो मियो को अलाउ कर देता है मेमोरी देखने के लिए, और वो तमोई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे आए और तुमने मुझे नहीं बताया, इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लेता हूँ। उसी रात को माकोटो 30 ईयर्स वापस आ चुका था क्योंकि उसे अगले दिन गिल्ड कार्ड मिलने वाला होता है, और वो अपने मन में याद करता है कि कल मुझे गिल्ड कार्ड मिलेगा और मुझे पैट्री से ही मिलना है। और यहाँ पर वो सब कुछ बता रहा होता है उनको पैट्री और बाकी चीजों के बारे में, पर मगर वो तभी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 बेड है और हम सोएंगे कहाँ पर, क्योंकि हम 3 लोग हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उसे सड्यूस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आइए मास्टर। माकोटो कहता है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मैं सोफे में सो लूंगा। माकोटो अपना कार्ड देख रहा होता है, वहाँ पे उसे मैसेज आ रखा था हैजल का, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे मेडिसिन बनाने के लिए चुना गया। माकोटो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों नेक्स्ट डे मिलते हैं। माकोटो कहते हैं कि हम दोनों को चलना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दरअसल जो लड़का था वो उन लोगों के ऊपर नजरें बनाए रखे था और कहता है कि मैं रीब्रांड कंपनी को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि जितने एडवेंचर हो सकते हैं उन सभी को बुला के लेके आ जाओ क्योंकि मैं उन सभी को पे कर दूंगा, पर मगर मेरे को रीब्रांड को रोकना है किसी भी हालत में। ये हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो पैट्रिस होता है उसने विच डॉक्टर को पकड़ा होता है और वो उससे पूछताछ कर रहा था, पर मगर विच डॉक्टर कुछ नहीं कहता। पैट्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहते हैं कि अब तुम्हें मौत से बदतर दर्द होगा, पर मगर तब भी वो डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। पैट्रिस उसे फिर जान से मार देता है। अगले सीन में जो हैजल होता है बहुत ज्यादा शॉक हो रखा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो किसके लिए मेडिसिन बना रहा है, और जब उसे पता चलता है कि वो रेनब्रांड के लिए मेडिसिन बनाने आ रखा है बेचारा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मेरे से कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा क्या होगा। थोड़ी देर बाद जो पैट्रिस होते हैं आ चुके होते हैं और उन्हें मेडिकल रूम में लेके जाया जाता है जहाँ पर मॉरिस कहते हैं कि आप यहाँ पे जितना चाहे उतना काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। और दरअसल जो इम्ब्रोसिया मेडिसिन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हैजल अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है जहाँ पे वो चैंटिंग करते करते बार बार गॉडेस का नाम ले रहा था और वो काफी ज्यादा स्लो होता है। माकोटो खुद से चांटिंग शुरू कर देता है, वो काफी तेज चांटिंग कर रहा था बिना गॉडेस का नाम लिए और चांटिंग पूरी हो जाती है। दरअसल जो रूबी आइज होती है वो एम्ब्रोसिया फ्लावर का एक सब्स्टिट्यूट होता है जिससे कि एम्ब्रोसिया मेडिसिन बन सकती है, पर मगर जो फ्लावर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, इसलिए वो सब लोग रूबी आइज का यूज कर रहे हैं। तो माकोटो के मन में चलता है कि अगर मैं एम्ब्रोसिया फ्लावर को ढूंढ के अपने ट्रेडिंग कंपनी में बेचूं तो मुझे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है मनी मन। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि एम्ब्रोसिया मेडिसिन का फर्स्ट डोज तैयार हो जाता है। उसको देखने के बाद मॉरिस उनको उठाते हैं और फटाफट पैट्रिक के पास भाग जाते हैं उन्हें डोज देने के लिए। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि हैजल 2 और डोज बना लेता है, पर मगर एकदम से वहाँ मॉरिस आ जाते हैं जिसकी वजह से हैजल के हाथ से दोनों दवाई के डोज गिर जाते हैं, पर मगर जो माकोटो होता है बड़ी मुश्किल से दोनों डोज को संभाल लेता है। यहाँ पे दरअसल मॉरिस ये बताने आया था जो पैट्रिक सामा है उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है उनकी वाइफ के हमले की वजह से। जब वो अपनी वाइफ को मेडिसिन दे रहे थे उनकी वाइफ कुछ ज्यादा खुखार बन चुकी है। तभी जब फैजल होता है वो कहने लग जाता है जो लेवल 8 का कर्ज है उसमें ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो मेडिसिन को देख के रजिस्ट करना शुरू कर देता है और वो हमला भी कर देता है। पैट्रिक कहते हैं सुनने की बात की हाँ दरअसल ये सब कुछ शुरू एक नॉर्मल फीवर से हुआ था, पर अगर मैं तुम्हें बता दूं अब वो बैरली ह्यूमन दिखाई देती है, बाकी वो सब डीमन की तरह दिख रही है। और जब कर्ज लगा था उसके हिसाब से आज मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियों की मौत हो जाएगी अगर उन्हें डोज नहीं दिया गया। तो माकोटो कहता है मेरी बात सुनिए, मैं आपकी वाइफ को पकड़ लूंगा और आप उन्हें मेडिसिन दे देना, पर मगर जो पैट्रिक होता है उसे लग रहा होता है कि ई रैंक का एडवेंचर वो भी लेवल 1 का ऐसा नहीं कर सकता। हैजल कहते कि आप चिंता मत कीजिए, माकोटो ने रूबी आइस मॉन्स्टर को खुद ही डिफीट करा था तो वो ये कर सकता है। अभी जो माकोटो होता है वो पैट्रिक की वाइफ को पकड़ने के लिए कमरे में जा रहा होता है, पर मगर तभी पैट्रिक की वाइफ गेट तोड़ के बाहर आ जाती है और वो पूरी डेमन की तरह दिखाई दे रही होती है। तभी जो पैट्रिक की वाइफ होती है माकोटो के ऊपर हमला कर देती है, पर मगर जो माकोटो होता है एक जूडो की टेक्निक का यूज करके पैट्रिक की वाइफ को पकड़ लेता है और तुरंत ही पैट्रिक अपनी वाइफ को मेडिसिन पिला देता है। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। दरअसल जो माकोटो ने अभी टेक्निक का यूज करा था उसकी बहन उसके ऊपर बचपन में यूज करा करती थी। अब जो पैट्रिक और माकोटो होते हैं वो पैट्रिक की बेटी के रूम में आते हैं। यहाँ पे उनकी बेटी स्पाइडरमैन बन के दीवार में चिपक रखी होती है और वो कहती कि आगे आए तो मैं जाला फेंक के मार दूंगी। जस्ट किडिंग गाइस, वो एकदम से माकोटो के ऊपर हमला कर देती है। मेगा माकोटो से पकड़ के जमीन में पटक देता है, उसे जूटो का लॉक भी दे देता है और फिर से पैट्रिक अपनी बेटी को मेडिसिन पिला के उसे नॉर्मल कर देते हैं। अब जो हैजल होता है वो आखिरी डोज लेकर उनकी बेटी की तरफ बढ़ रहा था, पर मगर उसके हाथ से वो डोज फिसल जाता है, पर तभी मॉरिस उस डोज को एक कपड़े के थ्रू पकड़ लेते हैं। पर माकोटो जब अब दूसरी बेटी के पास पहुंचता है वो थोड़ी बहुत होश में होती है। वो कहती कि यहाँ से चले जाओ फादर, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बॉडी में कब तक कंट्रोल कर पाऊंगी, और तुरंत ही उसकी बॉडी से कंट्रोल छूट जाता है और माकोटो और बाकी
बाकी लोगों के ऊपर वो हमला कर देती है, पर मेगा माकोटो से फिर से पकड़ता है। और जो पैट्रिक होते हैं वो अपनी बेटी को दवाई पिला देते हैं, वो नॉर्मल हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जो पैट्रिक होते हैं माकोटो को शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। माकोटो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। अब जब वो कैसल से बाहर निकलता है तो वहाँ पे तोमोई और मियो माकोटो का वेट कर रहे थे, जहाँ पे माकोटो को पता होता है कि गिल्ड में रजिस्टर करवाना चाहते हैं दोनों के दोनों, ताकि अपना लेवल चेक कर सके। तभी एकदम से माकोटो के ऊपर फायर स्पेल का यूज करा जाता है। माकोटो तो डॉज कर लेता है, पर मगर जो मियो और तोमोई होते हैं वो फायर स्पेल के चपेटे में आ जाते हैं। और ये किसी और ने नहीं, उसी एडवेंचर लाइन ने करवाया होता है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहते हैं कि 2 जने तो खत्म हो गए, अब बस ये लड़का बचा है। पर मगर तभी वो अपने सामने दिखता है जहाँ पे तोमोई और मियो आराम से खड़े होते हैं। और मियो कहने लग जाती, तुम इसे अटैक कहते, मुझे ऐसा लगा गर्म हवा का झोंका गुजर गया हो। तोमोई बताती कि मास्टर ये आपका काफी टाइम से पीछा कर रहे थे और हमें इसके बारे में पता था, बस हम तो इनकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते थे, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा मजेदार चीजें होंगी। पर मगर तभी लाइन सीटी मार के बाकी एडवेंचर्स को बाहर निकाल देता है। वो करीब 20 से ऊपर एडवेंचर होते हैं। पर मगर तभी एकदम से लाइन कहने लग जाता है कि मैं तुम दोनों को ऑफर देता हूँ, मियो और तोमोई, क्या तुम इस फाइट से बाहर होना चाहोगी? एकदम से जो मियो होती है वो कहती है कि हाँ मैं इस फाइट से बाहर होना चाहती हूँ। और इसको इसके बदले 10 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं, जहाँ पे माकोटो ने उसे ऐसा कहा होता है क्योंकि अगर मियो और तोमोई फिर से साथ में लड़े तो जैसा जेट्सुआ सिटी में हुआ था वो भी यहाँ पे हो जाता। यहाँ पे हम देखते जो माकोटो होता है वो कहता है तोमोई से उन्हें जान से मत मारना। और तोमोई माकोटो की बात सुनने के बाद बस अटैक को डॉज कर रही होती है, जहाँ पे माकोटो ब्लश करते हुए कहता है कि उन्हें मजा चखाओ। तोमोई एक एक अटैक में सभी को पेलती जा रही होती है और वो अपनी स्वॉर्ड के बैक साइड से अटैक कर रही थी ताकि किसी को चोट न लग जाए और कोई घायल ना हो। सभी को हारता देख लाइन कहते हैं कि मियो हमारी मदद करो। मियो कहती कि मैंने इस फाइट में इन्वॉल्व ना होने के लिए पैसे लिए हैं तो मैं फाइट नहीं करने वाली। लाइन कहते हैं ठीक है, तो जो तुम्हारी पेमेंट है मैं तुम्हें नहीं देने वाला। एक स्काई लुक के साथ कहती कि ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी लाश में से पैसे ले लूंगी। ये सुनने के बाद लाइन और उस मैजिशियन की फट चुकी होती है और वो मैजिशियन भागने की कोशिश करता है, पर मैं माकोटो से ऐसे नहीं करने देता और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर मैं उसने कुछ ज्यादा एनर्जी का यूज कर दिया होता है। ये सब देखने के बाद जो लाइन होता है अपने माइंड में कहता है कि मेरे को उतरना ही पड़ेगा मैदान में। तभी जो तोमोई होती है सामने आती है और लाइन को एक ही चाटे में डाउन कर देती है और ये देखने के बाद वो डर चुका होता है। लाइन को लगता है कि आज वो यहाँ पे मारा जाएगा, पर मगर तोमोई उसके माइंड में एक मेमोरी को देखती जो कि अभी वो याद कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। कुटो कहता है जो तुमने पैट्रिक की वाइफ और उनकी बेटी को कर्ज दिया उसकी वजह से तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? तब लाइन बताने लग जाता है कि एक दिन मैं बार में बैठ रखा था, मेरे को वहाँ पे एक विच डॉक्टर दिखाई दी जो कि एडवेंचर्स के बारे में बातें कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया दरअसल जो रैम्ब्रांड कंपनी है उनकी वजह से उनका ऑर्फनेज पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसके अंदर बुजुर्ग आदमी, औरत और छोटे बच्चे रहा करते थे। ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया रैम्ब्रांड कंपनी के ऊपर और मैंने उन विच डॉक्टर की मदद करी उनकी वाइफ और बेटी के अंदर पोषण डालने में, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक पोषण है। मुझे सिर्फ लगा था कि वो एक स्लीपिंग पोषण है, इसी वजह से मैंने उनकी मदद करी। अगर मुझे पता होता कि वो स्लीपिंग पोषण नहीं है तो मैं कभी उनकी मदद नहीं करता। तो मोई कहती कि सच कह रहा है क्योंकि मैंने उसकी मेमोरीज चेक कर ली है। तो माकोटो से माफ कर देता है, लेकिन तभी जो लाइन होता है पीछे देखता है जहाँ पे मियो ने सारे पैसे ले लिए होते हैं उसके। माकोटो को बुरा लग रहा होता है कि पहले तो वो विच डॉक्टर के कहने में आ गया, अब मियो ने उसके पैसे ले लिए, पर मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पे हमें मोरिस को दिखाया जाता है जहाँ पे लाइन उनके सामने माफी मांग रहा था। मोरिस कहते हैं तो डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, लेकिन जो पैट्रिस होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें माकोटो ने ऐसा मना करा है करने से और मैं माकोटो की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी वजह से मेरी फैमिली ठीक हो रही है। लेकिन लाइन में तुम्हें ऐसा जाने नहीं दूंगा, जो तुमने गलती करी है तुम्हें उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे एडवेंचरिंग के ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा ताकि तुम ज्यादा जॉब को एक्सेप्ट ना कर पाओ। लाइन कहते कि सर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपनी एडवेंचर लाइफ को क्विट कर रहा हूँ। हमें लाइन को दिखाया जाता है कि वो एक जगह में बैठ रखा था, कुछ सोच रहा होता है। वहाँ पे तोमोई आते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि तुम अब क्या करोगे। लाइन स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। तोमोई कहती है वही ऑर्फनेज है ना जिसे कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लाइन कहते कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तोमोई कहती कि ये एक वही जगह है जिसने कि तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, माकोटो ने तुम्हें स्वॉर्ड गिफ्ट देने के लिए कहा था और ये काफी ज्यादा प्रीमियम स्वॉर्ड है। जहाँ पर एकदम लाइन कहने लग जाता है कि मुझे ये बात बताओ माकोटो आखिरकार है कौन? तोमोई कहती कि वो जो भी पर्सन है पर मैं वो बहुत ज्यादा काइंड है। और यहाँ पे लाइन अपने स्वॉर्ड को देख रहा होता है। तभी तोमोई कहने लग जाती है क्या तुम मिले जासूसी का काम करोगे? और वो उसे पहले ही काफी सारे गोल्ड कॉइन दे देती है। और तोमोई ये भी कहती कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मैं तुम्हारे ऑर्फनेज को और भी ज्यादा सपोर्ट करूंगी और उसे प्रोटेक्ट भी करूंगी। लाइन ये सुनने के बाद मान जाता है। वो कहता है कि आज से मैं आपको सर्व करूंगा। यहाँ पे पैट्रिस और मोरिस बात कर रहे होते हैं अगर जो माकोटो है यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहता है तो हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हम उसे यहाँ पे ऐसे ही आने नहीं दे सकते। और ये सारी बातें हमारी तोमोई सुन लेती है और वो कहती कि मेरे को लग ही रहा था ये दोनों अच्छे इंसान नहीं लगते और मुझे लगता है शायद जो विच डॉक्टर थी इन्हीं की एक विक्टिम होगी जिस वजह
से इन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद सभी लोग डेमी प्लेन वापस आ जाते हैं और सब लोग मस्त से खाना खा रहे होते हैं। तभी एमा कहती है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो सारे वॉरियर्स हैं उन सभी का कॉन्फिडेंस लो हो चुका है आप तीनों से फाइट करने के बाद, क्योंकि आप तीनों उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनने के बाद मियो कहती कोई बात नहीं, अब हम उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पर मगर यहाँ पे तो मोई कह रही होती है पर मगर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने उन्हें अबेंडन कर दिया है। तो माकुटो कहता है कि अब मैं उनके पास खुद जाऊंगा और देखूंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वो कहता है तो मोई तुम लिजर्ड मैन के पास जाओ और मियो तुम मेरे साथ चलो। और मियो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है, क्योंकि माकुटो के माइंड में चल रहा था आल की काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और अब तो वो एल्केमिस्ट के काम को कर रहे हैं, तो मेरे को उनका काम देखना होगा। पहाड़ में जाते जाते माकुटो को कुछ और की आवाज आती है। वो कहने लग जाती कि हमें तोमोई और मियो से फाइट करते हुए हमें भी हीट करने का मौका मिलता है, पर मगर मास्टर के साथ हमें ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिलता। ये बात काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। पर मगर जो लिजर्ड मैन है वो कैसे करते होंगे हम इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें दूसरे स्पीसीज का ट्रेनिंग करने का तरीका नहीं पता, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं। माकुटो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार उन्हें कैसे इम्प्रूव करा जाए। पर मगर जो मियो होती है वो तो टमाटर खा रही होती है। तोमोई वहाँ पे आ चुकी होती है, बताती जो लिजर्ड मैन है उनका भी हाल और की तरह है, वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो रखे हैं। माकुटो यहाँ पे समझ चुका होता है जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के साथ अपनी ट्रेनिंग को शेयर करना नहीं चाहते, ना ही अपनी टेक्निक को। पर मगर अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारी तमोई होती है वो कहने लग जाती कि मेरे पास एक प्लान है। पर मगर माकुटो को लग रहा होता है जो इसका प्लान है वो हमेशा खतरनाक होता है, पर मगर बस किसी लिजर्ड मैन या फिर और की जान ना चली जाए। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लिजर्ड मैन और ऑर्ग एक साथ आ रखे होते हैं, जहाँ पे तमोई कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें अपनी ताकत को दिखाएं। और एक एक करके दोनों तरफ के प्रेजेंटेटिव आएंगे जो कि एक दूसरे से फाइट करेंगे। अब यहाँ पे 1v1 होने वाला था लिजर्ड मैन और ऑर्ग के बीच, जो कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। ऑर्ग की तरफ से आगरिस आता है और लिजर्ड मैन की तरफ से लेडी, दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे लेडी अपने विंड अटैक एरियाटा का यूज करता है, लेकिन जो आगारिस होता है उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाने लग जाता है। लेकिन लेडी फिर से एरियाटा का यूज करती है, जहाँ पे आगारिस को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन तब भी आगारिस हार नहीं मानता। वो लेडी को पकड़ के जमीन में पटक देता है बहुत जोर से और वो इस मैच को जीत जाता है। उनकी फाइट देखने के बाद जो तमोई होती है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी होती है। वो कहती है तुम्हें जितना ताकतवर होना चाहिए तुम उतने नहीं हो, आखिरकार तुम लोग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पा रहे, जितना मैं चाहती थी तुम उसके 10% भी नहीं हो। हमें ऐसे वॉरियर चाहिए जिनके ऊपर हम डिपेंड हो सके, जो कि डेमी प्लेन को प्रोटेक्ट कर सके। अब से लेके हर 7 दिन के अंदर इंडिविजुअल बैटल होगी जिनके ऊपर तुम्हें रैंक्स भी दिए जाएंगी। वो उन्हीं और के ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम लोग को डर था कि इससे तुम्हारी जो टेक्निक है वो रिवील हो जाएंगी, पर मगर तुम्हारी टेक्निक के पीछे है ही क्या, तुम इतने ताकतवर थोड़ी हो जो तुम्हें डर लग रहा है तुम्हारी टेक्निक रिवील हो जाए। तुम्हें जी जान लगा के फाइट करनी है, जिसका लेवल हाई होगा उसे रैंक ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को वॉरियर बनना है, जिसका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा वो कर सकता है, जैसे फार्मिंग करना, मेडिसिन बनाना या फिर ऐसी और चीजें। तुम बाकी प्रोफेशन को भी चूज कर सकते हो जिसमें कि तुम लोग बेहतर हो सको। माकुटो कहता है जो तुमोई की बात है उससे मैं सहमत हूँ, अब से आप लोग पेयर में ट्रेनिंग करेंगे जिससे कि जल्दी ही आप लोग स्ट्रांग हो सके और जल्दी ही डेमी प्लेन की जो रैंकिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो तुमोई और मियो होते हैं वापस से री रजिस्टर करने आते हैं गिल्ड में और फिर से जो मियो का लेवल होता है वो 1500 था और यहाँ पे हमारी तोमोई का 1340। इसका मतलब ये था कि उसका लेवल सिर्फ 20 बड़ा होता है। इसका मतलब जो सामुराई इरेंटी है वो भी इतना काम नहीं आया। यहाँ पे तोमोई बेचारी डिप्रेस हो चुकी है। माकुटो भी क्या कहता है, वो तो अभी भी लेवल 1 का ही होता है। अभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारा टॉप लेवल का एडवेंचर था लाइन, अब वो रिटायर हो चुका है और बाकी एडवेंचर भी काफी ज्यादा घायल है। दरअसल माकुटो ये सारी चीजें जानता है क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ होता है। तभी माकुटो को तोया की पार्टी के बारे में याद आता है और वो तोमोई को कहता है कि तुम उन्हें ट्रेन करोगी और उनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि तोया तोमोई को जानती है। तोमोई के मन में चल रहा होता है जो माकुटो है तोया को देखने के बाद जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं वो तुरंत ही बदल जाते हैं। मुझे कंफर्म है माकुटो अपने वर्ल्ड में तोया जैसी किसी लड़की को जानता होगा, जहाँ पे उसके माइंड में चल रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी तोया की पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि वो यंग मास्टर को परेशान ना करे। जहाँ पर जो तोमोई होती है उनके काफी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देती है। उनके पीछे वो शैडो बीस्ट को छोड़ती है और उनके मॉन्स्टर से फाइट भी करवाते हैं। मॉन्स्टर को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। सभी के मन में चल रहा होता है कि हम तो इन्हें हरा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे डॉर्फ और तोया अटैक करते हैं और जो लुइजर होती है दूर से एरो से अटैक कर रही थी। हैजर उन्हें बार बार रिकवर कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए जा रहे थे। तभी तोमोई बैरियर का यूज करती है जहाँ पे वो उन सभी को बोलती है कि तुम पागलों की तरह अटैक करना बंद करो, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी होगी उन्हें हराने के लिए। पर मगर सब लोग डर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम तो इन्हें हरा ही नहीं सकते, हमें डर लग रहा है कि हम इनका खाना ना बन जाएं। यहाँ पे तोमोई हैजल को बोलते क्या तुम सिर्फ हीलिंग मैजिक का यूज करते रहोगे, क्या तुम्हें वाटर मैजिक या अर्थ मैजिक नहीं आता। हैजल कहते हैं मुझे आता तो है पर मगर मेरे को हीलिंग मैजिक से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तोमोई कहती कि ठीक है अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कैसे फाइट करनी है। जहाँ पे वो कहती है कि पहले तुम एक
कीचड़ बनाओ, उसके ऊपर पॉइजन मैजिक का यूज करो और लूजर तुम उनके ऊपर एरो से हमला करो, क्योंकि वो कीचड़ और पॉइजन मैजिक से बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे और जो लूजर है उन्हें आराम से अटैक कर पाएगी। तो वो ऐसा ही करती है, काफी सारे मॉन्स्टर को डाउन कर देती है। पर मगर जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी काफी ज्यादा चालाक होते हैं, वो लूजर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर मगर जो डॉर्फ गर्ल होती है वो उनके ऊपर सामने से हमला कर देती है मॉन्स्टर के। और तोया एक थीफ है जो कि छुप के अटैक कर सकती है, तो वो भी छुप के अटैक कर रही होती है उन मॉन्स्टर के ऊपर। और इसी के साथ जो डॉर्फ है बस उसे हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, और जो हेजल है वो अर्थ मैजिक, वाटर मैजिक और हीलिंग मैजिक वो तीनों का यूज कर सकता है सिर्फ डॉर्फ के ऊपर। यहाँ पे हेजल एक गोरिस मॉन्स्टर का पानी से दम घोट के मार डालता है, इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी हो रही होती है और उन मॉन्स्टर के टेल के उन्हें काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी तोमोई कहती कि अब तुम कल शैडो टेल के डीमन को खत्म करोगी। वो लोग कहते हैं कि अभी हम इतने ताकतवर नहीं हुए कि हम शैडो टेल के डीमन को खत्म कर सके, हमारा लेवल भी कम है। तोमोई उन्हें बताती कि लेवल सिर्फ एक नंबर होता है, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तो हम कल मिलेंगे। और जब तोमोई ने ये सारी बातें बताई थी रिसेप्शनिस्ट को गिल्ड में आकर, वो कहने लग जाती है क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है ना वो कितने खतरनाक डीमन है। अगर हम 100 लेवल के एडवेंचर्स को मिला दे, कम से कम वो 20 होंगे, तब वो एक शैडो टेल मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, तुम्हें पता है इस बात का। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो टोया की पार्टी होती है वो शैडो टेल मॉन्स्टर को हरा के आ चुके होते हैं। मोई कहती कि तुम सभी को मैं पास करती हूँ और अब से तुम इस गिल्ड के एडवेंचर हो। यहाँ पर जो माकोटो होता है ये लोग कह रहा होता है कि तुम्हें एम्ब्रोसिया फ्लावर को ढूंढना होगा। दरअसल ये फ्लावर हमारे कंपनी का काफी अच्छा एक प्रोडक्ट बनेगा और तुम्हें जहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये जो फ्लावर है टिनारक फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, जो काफी खतरनाक जगह है, तो मुझे लगता है कि तुम इसे आराम से कर लोगी। और वैसे भी मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी इन सामान को सेल करने के लिए। तब जो माकोटो होता है पैट्रिस के पास जाता है, पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी दुकान है जो खाली पड़ी हो और मैं उसका किराया दे सकूं। पैट्रिस कहता है कि हाँ मेरे पास है, पर जबकि उसके पास नहीं होती, तो वो कहता है मेमोरीज को जगह खाली करनी होगी जो हम इसे दे सकें। पैट्रिस समझ चुका था अगर जो हमारा लड़का है वो किसी जगह को अपना बना लेता है तो उसकी खबर टीस से जिस शहर के अंदर आता है, यानी कि जो किंगडम ऑफ आयन है, उसे पता चल जाएगा, तो वो तुमसे टैक्स वसूलेगा, तुमसे पैसा लेगा और फ्री में चीजें भी लेगा। तो इससे बढ़िया है किराए की दुकान में अपना सामान बेचो, और मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर होगी। दरअसल एक न्यूट्रल सिटी है जो कि किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आती, वहाँ पे मेरी जान पहचान भी है, तो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। माकोटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा होता है अपने कुजुनावा ट्रेड कंपनी खोलने के लिए। यहाँ पे मियो और तोमोई पहुंच चुके होते टिनारा फॉरेस्ट में उस फूल को ढूंढने के लिए। पर मगर वो अपने बगल में देखते हैं कि वहाँ पे एक पार्टी पहले से होती है। दरअसल उनके ऊपर 2 एल्फ ने नजर रख रखी थी और वो कहने लग जाते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो खुद से कुछ काम नहीं करते, बस उन्हें चोरी करना आता है, दूसरों का माल चुरा लेना, और वैसे भी ये काफी ज्यादा केयरलेस होते हैं। दरअसल इनका नाम होता है एक्वा और एरी। और हमें दिखाया जाता है दरअसल उन दोनों ने काफी सारे ह्यूमंस को डाउन कर दिया होता है एरो मारकर। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज अपनी सिटी के अंदर होते हैं। छोटी तोमोई कहने लग जाती कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, दरअसल हमारे लड़के की नई दुकान खुली, खुशी में वो सबको पार्टी दे रहा होता है। दरअसल जो माकोटो होता है तभी छोटी तोमोई के सर में पैट करता है, पर मगर बड़ी तोमोई के मजे आ रही होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दरअसल जो मियो होती है हमारे लड़के के लिए खाना लेके आई थी, वो सोच रही होती है कि मैं इसे अपने हाथ से खिलाऊंगी, पर मगर हमारा लड़का वो तो खुद ही खा रहा होता है। तोमोई का दिल टूट जाता है। यहाँ पर जो तोमोई होती है वो मियो को लेके जाने लग जाती है ताकि जो माकोटो है वो सारे विलेजर्स से बात कर सके अकेले में। तभी जो अकीना होती है बात करने आती है और बोलने लग जाती है दरअसल जो एम्ब्रोसिया फ्लावर है वो आपको टिनारा फॉरेस्ट में मिल जाएगा। दरअसल जो सभी आल्कीज है वो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। दरअसल जो हारुना है उसे काफी इंटरेस्ट है वेपन्स में, मिनाटो को ब्लैक स्मिथिंग और एल्केमिस्ट में, और जो होकुटो है उसे कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैं मियो की मदद करने जाती रहती हूँ। और जो लिजर्ड मैन होता है बताने लग जाता है कि मैंने काफी सारी न्यू टेक्निक सीखी और मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मैंने आग्रेस को भी हरा दिया। और जो न्यू रैंकिंग सिस्टम में मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर जो बैरन होते हैं बातें करते हैं, पूछते हैं कि मुझे ये बताओ हारू का जो ह्यूमन टाउन है वो कैसा है। वैसे मुझे जेलसी होती है कि मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा टाइम बिता नहीं पाता। हमारे लड़के को लगता है जो वेरन है उनको यहाँ पे रहने की वजह से काफी ज्यादा सफोकेशन हो रहा है। वेरन कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जो ये जगह है बिल्कुल हेवन की तरह है। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ पर नदियाँ है, पेड़ पौधे फल फ्रूट सब है, और ये किसी हेवन से कम नहीं। और मैं यहाँ पे वेपन बना के बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो कि मेरे को बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। पर मैं मुझे एक चीज नहीं पता कि आउटसाइड वर्ल्ड में कौन से वेपन यूज होते हैं होंगे। माकोटो कहते हैं कि वेरन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने वेपन को आउटसाइड वर्ल्ड में बेचना चाहोगे। वेरन हाँ करता है। यहाँ पर एक और गाता है जो कि माकोटो से बात करते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी आपने इंजरी को हील करा था। दरअसल जो आपकी इल्यूजन सिटी है मैं वहाँ पर गार्ड हूँ और मैं वहाँ पे आने वाले एडवेंचर्स को फ्रूट और वेपन सप्लाई करता हूँ ताकि जो हमारा ट्रेड है वो बढ़ सके। अभी दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि माकोटो से बात करना चाहते हैं, और जो मियो और हमारी तोमोई होती है वो जंगल में बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ वो दोनों बोर भी होते हैं। वो कहते हैं जो माकोटो है आखिरकार कब फ्री होगा, हमें उससे बात करनी है। यहाँ पर जो हमारे दोनों लड़के
लड़कियां होती है उसे एकदम से माकोटो की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती और वो डर जाती है, पर मगर तुरंत ही उसे उसकी प्रेजेंस महसूस होने लग जाती है। ऐसा कई बार होता है, तो वो दोनों डिसाइड करते कि वो छुप के माकोटो के ऊपर नजर रखेंगे। दरअसल जो माकोटो होता है अपनी एरो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर तुरंत ही मियो उसके पास भागते हुए जाती है, उसके गाल को पकड़ के रोने लग जाती है। तभी तोमोई कह रही होती कि तुम काफी देर से क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है कि तुम कितनी बार मर चुके हो। माकोटो कहते कि मुझे समझ नहीं आया। तोमोई बैठते हुए कहती कि मुझे ये बताओ कि तुम शूट कैसे करते हो। माकोटो बताता है कि मैं टारगेट और खुद को एक साथ मिला लेता हूँ। तोमोई गुस्सा होते हुए कहती कि तुम बेवकूफ, तुम्हें पता है कि ऐसा कब होता है। माकोटो कहते कि नहीं। तोमोई उसे बताती कि दरअसल ऐसा तब होता है कि जब एक इंसान मर जाता है और वो अपने टारगेट को खुद में महसूस करने लग जाता है। यहाँ पर भी मियो रो रही होती है और माकोटो कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा माना बढ़ता चला जा रहा है। तोमोई कह रही होती कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक इंसान बार बार मर जाए तो उसका माना वापस से रिबर्थ होने के बाद बढ़ता चला जाता है और वो बढ़ना रुकता ही नहीं। अभी जो तुम्हारा माना है वो डीमन गॉड से हटकर एक गॉड के लेवल तक जा चुका है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो गॉडेस को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है ये बढ़ती चली जा रही है तुम्हारे माना के साथ साथ। और अगर गॉडेस को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देने का ऑर्डर दे देंगी, तो तुम्हें तुम्हारा माना सरप्राइज करके रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना माना सरप्राइज कर दूंगा और अब वो जाने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तोमोई अपने मन में कह रही होती जो मेरा मास्टर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो गॉडेस के लेवल तक पहुंच जाएंगी। अगले दिन जो माकोटो होता है वो टीसीस आ रखा होता है कुछ काम से और बोलता है कि कल रात मियो मेरे पास आई थी, मेरे को लगता है कि शायद वो मेरे साथ सोना चाहती थी। और ऐसा कहते साथ वो डेमी ह्यूमन से टकरा जाता है, उसका सामान नीचे गिर जाता है तो माकोटो उसे उठा के देता है, कहता है उसकी शक्ल पे देखते हुए दरअसल जो डेमी ह्यूमन है ये ह्यूमन की तरह दिखता ही नहीं। और ऐसा कहते साथ वो एक जगह पे आ चुका होता है जहाँ पर एक लड़की उससे चिपकते हुए कहती है कि जो आज का दिन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिन और स्पेशल बना दूंगी। गलती से जो हमारा माकोटो होता है वो रेड लाइट एरिया में चला गया था, जहाँ पर हम देखते हैं एकदम से वहाँ पर मियो और तोमोई बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और माकोटो को लेके चले जाते हैं अपने रूम में और कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। और मिया से बोलते बोलते गेट को बंद कर देती अपने वेब से। माकोटो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलती से वहाँ पे पहुंच चुका था। तोमोई कहती कि हम दोनों में ऐसी क्या कमी है जबकि तुम वहाँ पे चले गए। माकोटो कहता है अपने मन के अंदर कि अब मैं क्या जवाब दूं। वो दोनों पूछते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं करते। माकोटो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ एज अ फैमिली। और वो एंड में कहता है कि तुम दोनों को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता हूँ। तभी ये सुनने के बाद जो दोनों लड़कियां होती है माकोटो की टी शर्ट फाड़ देती है और कहती है हम दोनों के साथ तुम्हें सोना होगा और रिश्ता बनाना होगा एक नया। और हमें दिखाया जाता है ऐसा कहने के बाद वो भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, पर मगर जो माकोटो होता है वो कहता है कि मैं क्या करूं, अरे मुझे जाने दो मेरी माँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने आइस मैजिक का यूज करते हैं, वहाँ से भागने में कामयाब होता है। जहाँ पे दोनों लड़कियों के दिमाग में चल रहा था क्या हमने माकोटो को गुस्सा दिला दिया। इसी के साथ गाइस हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है और लिटरली मैं आपको बता दूं इसकी आगे आने वाली स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका पार्ट 3 कंफर्म आएगा जो कि मैंने बना रखा है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।